अजय गुड इवनिंग। आज बहुत दिनों बाद हम लोग मिल रहे हैं और एग्ज़ाम के बाद अभी मिल रहे हैं। सर बीच में आपके वीडियो नहीं आए, हाँ थोड़ा सा मैं बिजी हो गया था, क्लासेस जो है रिकॉर्डिंग चल रही है, न्यू रिकॉर्डिंग चल रही है, इसी वजह से। कोई शक ही नहीं कि पेपर बहुत अच्छा नहीं गया है, न्यू सिलेबस का होता है। तो आने की वजह क्या, आने की वजह यह है बेटे, क्योंकि बच्चों ने परेशान में रिक्वेस्ट किया है कि सर हमें मर्जर एंड एक्विजिशन चाहिए, और बड़ी मुश्किल से टाइम निकालकर मैं मर्जर एंड एक्विजिशन का रिवीजन वीडियो अभी लेकर आया हूं आपके साथ। और सर इसके बाद एक ही चैप्टर बचता है जिसका नाम है म्यूचुअल फंड। उसका क्या है, ही 7-8 घंटे का चैप्टर होगा, उसका अगर मैं रिवीजन भी करवाऊँ तो क्या ही फ़ायदा नहीं है। तो प्लीज़ सर आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि म्यूचुअल फंड खुद से कर लोगे। मैं जो करवाऊँगा उसका नाम क्या है, उसका नाम है मर्जर एंड एक्विजिशन। मर्जर एंड एक्विजिशन, ये टॉपिक डिस्कशन होगा आज की क्लास में। और वैसे तो इसकी भी ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए थी, पर चलो ठीक है, बहुत सारे बच्चों को हो जाता है थोड़े बहुत क्वेश्चंस में प्रॉब्लम। तो चलो जी, आज की क्लास में वही कोशिश की मेरी ये रहेगी बच्चों की कॉन्सेप्ट्स जो है ऐसा नहीं है कि इसमें क्वेश्चंस नहीं होंगे, क्वेश्चन तो हो गए, प्रैक्टिस मैनुअल। अच्छा, एक और बड़ी समस्या आ गई थी इस अटेम्प्ट में, जो जिन बच्चों का एग्ज़ाम था, कि क्वेश्चन सर थोड़ा सा अब हम लोगों को पीएम, एसएम, आरटीपी, एमटीपी और जो भी कुछ करते हैं हम आईसीएआई का मटेरियल, इसके अलावा भी कुछ हमें करना चाहिए। तो मैं तो यही कहूँगा सर जी, कॉन्सेप्ट्स पर फोकस करो, क्वेश्चंस फिर कोई भी आ जाए, पर फिर भी हमें नए क्वेश्चंस भी तो होना चाहिए। तो इस बार जो मेरा रिकॉर्डिंग चल रहा है उसमें हमारा पीएम, एसएम, आरटीपी, एमटीपी के अलावा बाहर से भी क्वेश्चन मैंने अडॉप्ट कर दिए है। कहाँ से, मैं प्रमोशन के चक्कर में नहीं, अभी बात करते, टाइम नहीं है आपके पास, मर्जर एंड एक्विजिशन बात करते। ठीक है जी, क्या होता था मर्जर? सर मर्जर ये होता था कि यार सर ऐसा है कि हम अपना बिजनेस स्टार्ट करें और इनिशियल स्टार्ट करें शुरू से, जैसे आप सीए बन गए, शुरू से कोचिंग स्टार्ट कर रहा है और फिर आप खूब मेहनत कर रहा है, वो पुराना चीज़। भाई ऐसा काम करो कि ऑलरेडी कोई कोचिंग क्लास को मर्ज कर लो, अपने खुद परचेज कर लो। अगर एक कंपनी को कोई काम करना है और वो शुरू से उस काम में लगे तो बहुत टाइम लगता है। एग्जिस्टिंग कंपनी को ही भाई परचेज करो और काम करो यार। एग्जैक्टली, दिस इज मर्जर। मर्जर करने से फायदा है, बस यही कुछ था। तो बहुत ज़्यादा डिटेल में मैं समझाने की कोशिश नहीं करूँगा आपको। रिवीजन जो चलेगा वही जो मेरी ओल्ड रिकॉर्डिंग है उसी का मैंने स्क्रीनशॉट लिए रखा, उसी से मैं करवाने वाला। तो क्या है आखिर मर्जर? सर थ्योरी नहीं बेटे, ऐसी बस स्टार्ट कर रहे हैं ना। तो मैंने कहा मर्जर क्या है, एक इनऑर्गेनिक ग्रोथ। इट मीन्स मर्जर क्या है, एक शॉर्टकट, और शॉर्टकट है एकदम से बढ़ने का शॉर्टकट है मर्जर। खरीदो बढ़ जाओ। अच्छा, तो ये शॉर्टकट से क्या आपको पैसे ज्यादा देने पड़ते हैं? यस। किसको? टारगेट कंपनी को। जितनी उसकी वैल्यू है उससे हमें थोड़ा सा ज़्यादा ही देना पड़ता है, प्रीमियम पे खरीदना पड़ता है, और इसको जस्टिफाइड वगैरह करते हैं, एनर्जी वगैरह ये देखते हैं। दिस इज मर्ज। ठीक है सर, तो ये सर वैसे क्या समझाया मैंने? समझाया कुछ नहीं, बस मैं आपको स्टार्ट कर रहा हूँ मर्जर, स्टार्टिंग। अब साहब मर्जर में क्या आता है? मर्जर में एक तो होता है स्वैप रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चंस। इट मीन्स मैं सामने वाली कंपनी को अगर मर्जर करने, परचेस करने की कोशिश कर रहा हूं, दो ही तरीके से सामने वाली कंपनी को खरीदा जा सकता है। पहला, कैश डील। इट मीन्स मैं सामने वाली कंपनी को मैं कोई एक नाम दूं, वेंडर कंपनी। सर आप अमलगमेटिंग कंपनी, ट्रांसफरी कंपनी, वो नहीं, सीधा मैं बोल रहा हूँ वेंडर कंपनी, सीधे सीधे मुझे। अगर मैं हूं परचेसिंग कंपनी, मुझे सामने वाली कंपनी को खरीदना है, तो साहब दो ही तरीके हैं। या तो उनके शेयर होल्डर से बोलूं पैसे लो भाई और अपने शेयर्स मुझे दे दो, दिस इज कैश डील।
दूसरा तरीका क्या होता था कि उनके शेयर होल्डर को मैं बोलूं कि आप अपने शेयर्स के बदले में मुझसे मेरी कंपनी के शेयर ले लीजिए, दिस इज अमलगमेशन, इसको आप बोलते थे। दिस इज, हम क्या बोलेंगे यहाँ, स्टॉक डील। तो डील कितने तरीके से, कैश डील, स्टॉक डील। कैश डील का क्वेश्चन है नहीं है, इट मीन्स ये यहाँ सिंपल सा है कि मुझे सामने वाली कंपनी को खरीदना है, तो उनके शेयर होल्डर्स को उनके शेयर्स के बदले में, उस कंपनी के शेयर्स के बदले में मैं अपनी कंपनी के शेयर्स दे दूं। यही पूरा की पूरा खेल मर्जर में, और कुछ नहीं है मर्जर, ठीक है। तो बस वही समझाने की कोशिश कर रहा हूं। बस इसमें ये सवाल आता था कि सामने वाली कंपनी के शेयर होल्डर को वेंडर कंपनी के शेयर के बदले में हम परचेसिंग कंपनी कितने शेयर्स देंगे, दिस इज शेयर एक्सचेंज रेशियो। अच्छा, तो शेयर एक्सचेंज रेशियो बोलिए या स्वैप रेशियो बोलिए, और यही हमें पहला नंबर पे ये निकालना पड़ता है। और शेयर एक्सचेंज रेशियो आपने ऑलरेडी सीए इंटर में पढ़ा हुआ है, अमलगमेशन में पढ़ा हुआ है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 में कुछ नहीं है। मतलब बेस बहुत सारे हो सकते हैं, जनरली किस बेसिस पे होता है, तो आपको 3 बेसिस याद रखना पड़ेगा, एक मार्केट प्राइस बेसिस और एक अर्निंग पर शेयर बेसिस और इंट्रिंसिक वैल्यू बेसिस। और स्वैप रेशियो का फॉर्मूला है, शेयर एक्सचेंज रेशियो का फॉर्मूला है एमपीएस ऑफ वेंडर कंपनी डिवाइडेड बाय एमपीएस ऑफ परचेसिंग कंपनी। अगर ईपीएस के बेसिस पे निकाल रहे हो तो ईपीएस ऑफ वेंडर कंपनी डिवाइडेड बाय ईपीएस ऑफ परचेसिंग। मतलब सर बात सीधी है कि ऊपर हमेशा आपको वेंडर कंपनी को ही रखना है। जी सर, सिर्फ एक बैंक वाला क्वेश्चन है जिसमें वहां बात करेंगे। ऊपर हमेशा जब भी शेयर एक्सचेंज रेशियो निकालोगे, ऊपर हमेशा क्या रहेगा, वेंडर कंपनी के ही शेयर की वैल्यू रहेगी, चाहे वो वैल्यू इंट्रिंसिक वैल्यू है, चाहे वो वैल्यू मार्केट वैल्यू है, चाहे वो अर्निंग पर शेयर है। ऊपर हमेशा वेंडर कंपनी, नीचे हमेशा परचेसिंग कंपनी। सर ये तो रटवा रहा हूँ, बेटे रटवा नहीं रहा हूँ, आपको रिवीजन करवा रहा हूँ। कॉन्सेप्ट में आपसे ऑलरेडी डिस्कशन कर चुका हूँ। सब फिर भी एक ये फॉर्मूला है क्या, बेटे फॉर्मूला नहीं, कॉमन सेंस है। कॉमन सेंस ये हुआ कि सामने वाली कंपनी में, मतलब वेंडर कंपनी के शेयर की कीमत है 20 रुपए, सामने वाले शेयर होल्डर के पास 20 रुपए का एक शेयर है, और मेरी कंपनी के 10-10 रुपए के शेयर है। तो बताओ भाई, वो एक शेयर के बदले में मुझसे मेरी कंपनी के कितने शेयर लेगा, 2। सीधी सी बात है, एक 20 रुपए के शेयर के बदले में मेरी कंपनी के तो 10-10 के 2 शेयर लेगा ना। तो शेयर एक्सचेंज रेशियो क्या आ गया, 20 डिवाइडेड बाय 10, सामने वाली कंपनी के शेयर की वैल्यू डिवाइडेड बाय 10। तो आंसर क्या आएगा, 2:1, 2 के बदले में 1 शेयर। ठीक है, ओके सर। तो मैं एक समझाने की कोशिश कर रहा था आपको कि शेयर एक्सचेंज रेशियो जो निकाला जाएगा, जनरली पूछा जाएगा 3 बेसिस पर, मार्केट प्राइस बेसिस, ईपीएस और इंट्रिंसिक वैल्यू। ठीक है सर, ये इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होता है, इंट्रिंसिक वैल्यू बोल दो या नेट एसेट वैल्यू बोल दो, बात एक ही। और इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होता है, तो इंट्रिंसिक वैल्यू के विषय में मैंने आपको समझाया था। सर एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी, नहीं आप ऐसा बोल सकते हो, मैं ऐसा बोल रहा हूं, अगर सामने वाली कंपनी को, वेंडर कंपनी को अभी की अभी बंद कर दिया जाए तो इक्विटी शेयर होल्डर को कितना पैसा मिलेगा। अब बंद करने का मतलब, सर सारी एसेट्स बेचोगे, यस सारी एसेट्स बेचोगे। सर लायबिलिटी का भी पेमेंट करेंगे, जी। और क्या प्रेफरेंस शेयर होल्डर का भी पेमेंट करेंगे, हाँ। मेरा स्टेटमेंट क्या था, अगर वेंडर कंपनी को अभी की अभी बंद कर दिया जाए तो इक्विटी शेयर होल्डर को कितना पैसा मिलेगा। तो भाई इक्विटी से पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पैसा देना पड़ेगा, उसके बाद ये पैसा बचेगा और ये किसको मिलेगा, इक्विटी शेयर होल्डर को। तो एक शेयर पे साहब, चाहे कंपनी आज बंद हो जाए, एक शेयर पे मिनिमम हमको इतना पैसा मिलेगा ही मिलेगा। दिस इज इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर, इसी को नेट एसेट वैल्यू पर शेयर भी बोलते हैं। और ये कुछ आप म्यूचुअल फंड में भी पढ़ते हो, एनएवी। खैर म्यूचुअल फंड की तो बात ही ना करें। ऐसे ही आप बुक वैल्यू पर शेयर भी निकाल सकते, बुक वैल्यू पर शेयर, बुक वैल्यू। अगर मैं कहूं बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी क्या होता है, बुक वैल्यू, तो इक्विटी में बोलता हूं तो इक्विटी में क्या आता है, इक्विटी में कभी भी अकेला इक्विटी नहीं बोला जाता,
रिजर्व एंड सरप्लस बोला जाता। मेरी बात समझना, अगर मैं बोल रहा हूँ फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स कितना, फेस वैल्यू आपको पता है। अगर मैं बोल रहा हूँ बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर कितना, तो बुक वैल्यू कभी भी बोलूंगा तो ये दोनों प्लस होते हैं साहब, ये इस पे सिर्फ इक्विटी का हिस्सा होता है। अधिकार किसका होता है, रिजर्व एंड सरप्लस इक्विटी का। तो अगर मैं बोल रहा हूं बुक वैल्यू पर शेयर, तो कभी भी इन दोनों को प्लस किया जाता है, और इन दोनों को प्लस कर कितने हैं तो क्या कहलाता है, वो नेटवर्थ कहलाता है। नेटवर्थ बोल दो या क्या मैं बोल दूं, बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर करूंगा तो ये आ जाएगा बुक वैल्यू पर शेयर। और इसके हिसाब से भी शेयर एक्सचेंज रेशियो हो सकता है। 99% में नेट एसेट वैल्यू पर शेयर और बुक वैल्यू पर शेयर एक ही होता है, अगर एसेट्स की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है तो। खैर मुझे ज़्यादा रिसर्च नहीं करवाना है। क्या शेयर एक्सचेंज रेशियो समझ में आ गया? हाँ सर। हाँ, कभी कभी क्वेश्चन में कहेगा कि यार हम 50% एमपीएस बेसिस पे ले रहा है, 25% ईपीएस बेसिस पे ले रहा है और 25% इंट्रिंसिक वैल्यू, तो ठीक है वेटेड एवरेज कर लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, यहां तक बात समझ में है क्या? एक आध एग्जाम्पल हो जाए अच्छा वाला। जी सर, तभी तो मजा आएगा। ये रहा एग्जाम्पल, और सुनो अच्छा एग्जाम्पल है। मैं आपसे एक बात बोल रहा हूँ, सुनो। अगर आप बेटे इस एग्जाम्पल को कर लेते बच्चे, तो इस एग्जाम्पल को करोगे तो कम से कम 50% क्वेश्चंस प्रैक्टिस मैनुअल के आपसे बन जाएंगे, 50% बन जाएंगे सिर्फ इसी एग्जाम्पल के दम पर। ठीक है सर, देखिए क्या। यस, एग्जाम्पल में ऐसा है, दो कंपनी है, ए लिमिटेड बी लिमिटेड। नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? इसके 1 लाख और इसके है 40,000। ठीक है, अर्निंग आफ्टर टैक्स भी दिया है 5 लाख और 80,000। इसका मतलब है साहब कि 5 लाख रुपए कमा रहा है, कितने शेयर्स पर कमाया जा रहा है? 1 लाख। तो अर्निंग पर शेयर आ गया 5 और 80,000 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, प्राइस अर्निंग रेशियो है 10 और 6। क्या मुझे आपको रिवीजन क्लास में प्राइस अर्निंग रेशियो समझाने की जरूरत है? नहीं सर, उतना टाइम ही कहाँ है हमारे पास। बिल्कुल सही बच्चे। तो अगर मैं ईपीएस को मल्टीप्लाई कर दूं प्राइस अर्निंग रेशियो से, तो ये क्या आ जाएगा, मार्केट प्राइस पर शेयर। ईपीएस को मतलब ये आ गया मार्केट प्राइस पर शेयर। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब साहब हो क्या रहा, बोले ए लिमिटेड वांट्स टू टेक ओवर। किसको टेक ओवर करना चाहते हैं? बी लिमिटेड को। ए लिमिटेड हमारे हिसाब से कौन सी कंपनी हुई? परचेसिंग। और बी लिमिटेड कौन सी कंपनी हो गई? वेंडर कंपनी। और ए लिमिटेड किसको परचेस करना चाहती है? बी लिमिटेड को परचेस करना चाहती है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बोले साहब शेयर एक्सचेंज रेशियो इस बार कैलकुलेटर नहीं करना। जब वो सर अभी तो आपने कैलकुलेशन समझा है कैसे निकाला जाता है, मेरी बात समझ। अगर क्वेश्चन बोलेगा कि इस बेसिस पे निकालो तो हम निकालेंगे। अगर डील हो चुकी है पहले कि साहब इतने के बदले में इतने शेयर देंगे, तो बस हो गए ना यार, हम क्यों चैलेंज करें। तो उन्होंने कहा हम देंगे। कौन? ए लिमिटेड आधा शेयर। कितने के बदले में? 1 शेयर। मैं सामने वाली कंपनी के 1 शेयर के बदले में आधा शेयर दूंगा। सर आधा शेयर देंगे मतलब नहीं समझा रहा हूं। 2 के बदले में 1 साहब, अभी मतलब समझने का टाइम भी नहीं। आधा शेयर दिया जाएगा 1 के बदले में, मतलब 0.5:1। ठीक है, हो गया पहला पॉइंट। धीरे धीरे करना इसको। कैलकुलेट नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इश्यूड बाय ए लिमिटेड टू शेयर होल्डर ऑफ बी लिमिटेड। साहब बी लिमिटेड के शेयर होल्डर को हम कितने शेयर्स इश्यू करेंगे? कितने शेयर्स है? बोले 40,000। 40,000 जब 1 के बदले में हम दे रहे आधा शेयर, तो बोलो 40,000 के बदले में कितना? 20,000। और हद हो गई। इसका भी फॉर्मूला है, नंबर ऑफ शेयर टू बी नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ वेंडर कंपनी डिवाइडेड इनटू शेयर एक्सचेंज रेशियो। तो आंसर कितना जाएगा? 20,000 शेयर। समझ में नहीं आता। ठीक है, ये तो कुछ था ही नहीं क्वेश्चन। आगे पोस्ट मर्जर ईपीएस। पोस्ट मर्जर ईपीएस ये पूछता है बेटे, पूछता है। तो सोनो मर्जर के बाद 5 लाख तो हमारी कंपनी की कमाई हो ही रही थी, 5 लाख रुपए कमा ही रहते सर जी। और सामने वाली कंपनी को क्योंकि आपने खरीद लिया, तो वो जो कमा रहा है वो तो कम से कम कमाएंगे ही कमाएंगे। इट मीन्स अगर हम सामने वाली कंपनी को खरीद लेते हैं तो हमारी जो अर्निंग होगी अब 5 लाख नहीं होगी, 5,80,000 होगी। सीधी सी बात है, 5,80,000।
5,80,000। पर अब सिर्फ हम ही नहीं है, इस अर्निंग को बांटने के लिए इस अर्निंग का जो शेयर बटेगा वो सिर्फ 1,00,000 शेयर्स पे नहीं बटेगा। बोले 1,00,000 तो हम हैं पहले से, प्लस हमने नए शेयर्स भी तो इश्यू किए सामने वाली कंपनी। और कितने शेयर? बोले 20,000। तो टोटल अब कितने लोगों में बटेगा 1,20,000। तो बोलो कितना आ गया? 4.833 पोस्ट मर्जर ईपीएस। अगर सर ये नहीं पूछा, डायरेक्ट ये पूछा, तो दिक्कत नहीं है, हम दोनों को जोड़ लेंगे। 1,00,000 और सामने वाली कंपनी में शेयर्स कितने? 40,000 इंटू 0.5 कर देंगे तो भी आंसर वही है। हाँ सर ये तो ठीक है ना, हो गया ये। ठीक है, दिस इज पोस्ट मर्जर ईपीएस। अगर मैं पोस्ट मर्जर ईपीएस का फॉर्मूले की बात करूं, फॉर्मूला दोनों की अर्निंग जोड़ोगे जिसको बोलेंगे कंबाइंड अर्निंग, और फिर क्या आ जाएगा? टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, तो आ जाएगा पोस्ट मर्जर। ठीक है, ये तो सिंपल था। अब साहब ईपीएस पे क्या फर्क पड़ेगा? तो बात सुनो बेटे, ए लिमिटेड का पहले ईपीएस कितना था? 5 रुपए। दिस इज ईपीएस बिफोर मर्जर। और आफ्टर मर्जर कितना हो गया? 4.833। तो यार ए लिमिटेड आपका तो ईपीएस डिक्रीज हो गया साहब, ईपीएस कम हो गया, आप गलत डील किए हो। बी लिमिटेड की बात करो, बी लिमिटेड का पहले ईपीएस कितना था? सर बी लिमिटेड तो फायदे में है सर, बी लिमिटेड का ईपीएस था 2 रुपया और अब ईपीएस है 4.833, ये तो फायदे में है बेटे। नहीं 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 नहीं, ध्यान से सुनो, पहले 2 रुपए कमाते थे एक शेयर पर, एग्री? अब वो एक शेयर आपका एक शेयर नहीं, वो आधा हो गया, आधा। तो आप ये नहीं बोल सकते कि आपने 4.833 पूरा कमाया, आपके पास तो आधा ही शेयर है, एक गया 2 गए पर आधा ही शेयर तो आया, 2 रुपया गया पर आधा ही शेयर तो आया। इट मीन्स ये पूरी कमाई नहीं मिलेगी आपको, अब आधे शेयर की ही कमाई मिलेगी। बात समझ में आ रही है ना? हाँ सर ये हमने किया था, इसको बोला जाता है इक्विवेलेंट ईपीएस। तो हम क्या करेंगे? 4.833 इंटू क्या कर देंगे? शेयर एक्सचेंज रेशियो, तो ये आ जाएगा। हाँ नो डाउट इनका ईपीएस क्या हो गया? बढ़ गया। ठीक है सर, यहां तक बात, ये डिक्रीज हो गया, ये इंक्रीज हो गया। अगर मैं मर्जर की बात करूं कि ईपीएस, वो पूछेगा नहीं कि मर्जर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इसके एंगल से नहीं करना चाहिए, इसके एंगल से करना चाहिए, पर वो ऐसा फंसाएगा नहीं कभी भी क्वेश्चन में। ठीक है सर, हो गया ये, हो गया। उसके बाद पोस्ट मर्जर मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस कैसे निकालोगे? सर पोस्ट मर्जर ईपीएस निकला है और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे पोस्ट मर्जर प्राइस अर्निंग रेशियो। मर्जर के बाद का प्राइस अर्निंग रेशियो क्या दिया रहेगा क्वेश्चन में? क्या हम निकाल सकते हैं? कोई नहीं बता सकता मर्जर के बाद का प्राइस अर्निंग रेशियो क्या होगा, पर बता दिया है इसमें, इस क्वेश्चन में बता दिया कि मर्जर के बाद होगा प्राइस अर्निंग रेशियो 15 टाइम्स। सर मान लो नहीं बताता तो हमें एज्यूम करना पड़ता कि जो परचेसिंग कंपनी का प्राइस अर्निंग रेशियो है वही मर्जर के बाद सेम रहेगा। बात समझ में आ रही है? हालांकि ये गलत है पर ठीक है, जो भी है करना पड़ेगा बेटे। तो क्या करोगे? पोस्ट मर्जर एमपीएस कैसे निकालोगे? वो ऐसे निकलेगा, ये क्या दिया है? ईपीएस कब का है? मर्जर के बाद का, मल्टीप्लाई किससे करोगे? 15 से, तो ये आ जाएगा साहब आपका पोस्ट मर्जर एमपीएस। ठीक है, कोई समस्या नहीं इसमें। उसके बाद क्या मांगा? इम्पैक्ट ऑन एमपीएस ऑफ मर्ज। एमपीएस मार्केट प्राइस पर शेयर पे कोई फर्क पड़ा है क्या? देख लेते हैं। मर्जर से पहले मार्केट प्राइस कितना था? 50। यहाँ एक नोट लिखा, अगर पोस्ट मर्जर प्राइस अर्निंग रेशियो इज नॉट गिवन देन प्राइस अर्निंग रेशियो बिफोर मर्जर ऑफ परचेसिंग कंपनी शुड बी यूज्ड। ठीक है ना भाई, कोई दिक्कत नहीं। मर्जर के पहले का एमपीएस था 50, मर्जर के बाद का एमपीएस आ गया 72.5। तो क्या ए लिमिटेड फायदे में है? यस, एमपीएस बढ़ गया 22.50। मर्जर से पहले बी लिमिटेड का शेयर का प्राइस था 12 रुपए, से 12 रुपए, और मर्जर के बाद सुनो इक्विवेलेंट करना पड़ेगा 72.5 इंटू 0.5, तो ये आ गया। क्या ये दोनों बढ़ गए? हाँ सर, दोनों के दोनों बढ़ गए। तो क्या हमें मर्जर कर लेना चाहिए? यस। लेकिन सुनो, ये बढ़ा क्यों मालूम है?
क्योंकि 15 रुपये ये मैंने ना जानबूझ के बढ़ाकर लिख दिया है। एक्चुअल में देखो ना बेटे, यहाँ 10 है और यहाँ 6 है, पर सीधा मैंने 15 कर दिया तो पक्का यार ये वैल्यू तो ज़्यादा आएगा, और ये वैल्यू ज़्यादा आएगा तो इसको भी फायदा दिखाएगा, इसको भी फायदा दिखाएगा। खैर हमें नहीं करना, ये दिया रहेगा आपको क्वेश्चन। ठीक है सर, यहाँ तक तो हो गए। इट मीन्स बेटे ये समझ लो, मैंने कहा ना ये बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। मांगेगा क्या, शेयर एक्सचेंज रेशो दे दिया रहेगा, ये बोलेगा तो हम निकाल लेंगे। नंबर ऑफ शेयर्स ये हमको आता है, पोस्ट मर्जर ईपीएस ये भी आएगा, कंबाइन अर्निंग डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। ईपीएस पे इंपैक्ट तो बिफोर मर्जर ईपीएस, आफ्टर मर्जर ईपीएस। पोस्ट मर्जर एमपीएस निकाल लेंगे, प्राइस अर्निंग रेशो से मल्टीप्लाई कर देंगे। इम्पैक्ट ऑफ ये भी फटाफट से हो जाएगा। एक और पॉइंट बचा हुआ वो मैं करवा रहा हूँ, बोल रहा है कैलकुलेट शेयर एक्सचेंज रेशो। सुनना बेटे ध्यान से, ये मुझे करवाना पड़ेगा। क्या बोल रहा है सुनना, कैलकुलेट शेयर एक्सचेंज रेशो एट विच ईपीएस ऑफ ए लिमिटेड रिमेन कांस्टेंट। ए लिमिटेड का ईपीएस आप कितना था पहले, मेरे पास तो है नहीं है, 5 रुपए। सर 5 रुपए था, 5, तो बोले 5 ही रहना चाहिए। पोस्ट मर्जर ईपीएस भी 5 ही, और पोस्ट मर्जर ईपीएस का क्या हमको फॉर्मूला पता है? हाँ सर, क्या है पोस्ट मर्जर ईपीएस का फॉर्मूला? एक सेकंड, हाँ जी सॉरी, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया था। तो देखा जाए तो पोस्ट मर्जर ईपीएस कितना आना चाहिए? 5। वो कैसे निकाला जाता? कंबाइन अर्निंग, कंबाइन अर्निंग कितना था, कहाँ भाग गया भाई, कंबाइन अर्निंग कितना था सर? 5,80,000। तो कंबाइन अर्निंग था हमारा ₹5,80,000 डिवाइडेड बाय हमारे नंबर ऑफ शेयर्स पहले से कितने थे? 1 लाख, प्लस सामने वाली कंपनी के 40,000, और उसको मल्टीप्लाई करेंगे शेयर एक्सचेंज रेशो से। कितना होगा शेयर एक्सचेंज रेशो वो तो निकाल ही देंगे। तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? एक्स इज इक्वल टू, सॉल्व करना आता है? करो ना यार। 1 लाख इंटू 5, तो ये आ गया 5 लाख, वो माइनस हो जाएगा, -5,80,000, तो आ गया 80,000 डिवाइडेड बाय 40,000। तो 80,000 डिवाइडेड बाय 40,000 है ना? सही तो है। तो कितना आएगा सर? ये तो ट्विस्ट बना रहा, नहीं 2.5, तो कहीं गड़बड़। बस रिवीजन में नहीं, कैलकुलेशन ही नहीं करना। ये 1,05,000 यहीं से देख लो भाई। सुनो बेटे सुनो, यहीं समझा दे रहा हूँ, टाइम है नहीं मेरे पास एक्चुअली। ये देखो, ये है फॉर्मूला दिख रहा है। आंसर कितना आना चाहिए? 5। ये वाला फॉर्मूला देखो, इसी पर फोकस करो। आंसर कितना आना चाहिए? 5। तो बस यहाँ मैं क्या रख लेता हूँ? x, और आंसर क्या आ जाना चाहिए मेरा? पोस्ट मर्जर 5 रुपये ही आना चाहिए बस। अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, तो 1 लाख इंटू 5 कितना आ जाएगा? 5 लाख, प्लस इधर कितना आ जाएगा? 5,80,000, या सीधा मल्टीप्लाई करते हैं 40,000 इंटू 5, तो यहाँ क्या जाएगा? 2 लाख, और क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू क्या जाएगा? 5,80,000। तो 5,80,000 माइनस क्या हो जाएगा? 5 लाख डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? $5,80,000 माइनस 5 लाख डिवाइडेड बाय 2 लाख। आंसर आ गया 0.4:1। इट मीन्स वो पूछ रहा है कि साहब ईपीएस जो मर्जर से पहले था 5 रुपए, मर्जर के बाद भी आना चाहिए 5। तो सॉल्व कैसे करोगे भाई? ये दिस इज कंबाइंड पोस्ट मर्जर ईपीएस कैसे निकालोगे? वो दिया है 5 रुपए, तो यहाँ कर दिया, यहाँ 1 लाख रहे, यहाँ 40, और यहाँ शेयर एक्सचेंज रेशो क्या रखे कि यहाँ कितना जाए? 5। सॉल्व करोगे तो आंसर ऑटोमेटिक आ जाएगा 4:1।
पर मैंने आपको एक अल्टरनेटिव दिखाया था, जब भी बोलेगा कि ईपीएस सेम रहना चाहिए तो आप शेयर एक्सचेंज रेशो ईपीएस के बेसिस पे निकाल सकते हो, और ईपीएस मतलब ईपीएस ऑफ वेंडर कंपनी डिवाइडेड बाय ईपीएस ऑफ परचेसिंग कंपनी। अगर 2/5 भी करोगे तो आंसर 0.4 ही आएगा। ठीक है, ये ऑलरेडी मैं आपको अच्छे से करवा चुका हूँ। तो साहब खत्म करें इस एग्जाम्पल को। यस, तो बात क्या समझ में आई? बात बस इतनी सी समझ में आई, या 4-5 चीजें ही पूछता है और वो हम इस एग्जाम्पल से कर लिए। बहुत सारे क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन उठाता हूं उससे रिलेटेड। अब थोड़े जल्दी से काम होगा, अब स्पीड से काम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, जो मेरी मुझसे क्लास लिया उसको क्वेश्चन नंबर 5 मिलेगा बुक में, वो सीधा बुक से देख सकता है। जिन्होंने क्लास नहीं लिया, डिस्क्रिप्शन में मैं इसका जितना भी है मटेरियल सबके सब आपको डाल देता हूँ। ठीक है, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड रिलेटेड टू एक्वायरिंग फर्म मार्क लिमिटेड एंड टारगेट फर्म। टारगेट मतलब मैं समझ गया वेंडर, तो वेंडर कंपनी का नाम क्या है? मार्क लिमिटेड, और एक कंपनी कौन सी है? मार्क लिमिटेड। ठीक है, दिस इज सर, ये हो गई परचेसिंग कंपनी, राइट, और ये कौन सी हो गई? वेंडर कंपनी। बाकी आप जो नाम बोलना है बोल सकते। अर्निंग आफ्टर टैक्स कितना दिया है साहब? यहाँ 2000 लाख है, यहाँ 400 लाख है। नंबर ऑफ शेयर्स दिया है 200 लाख और 100 लाख, और प्राइस अर्निंग रेशियो दिया है 10 और 5। अब बात सुनो, अगर मैं 2000 लाख को 200 से, तो ईपीएस आ जाएगा, सीधी सीधी बात है। सर ईपीएस कितना आ जाएगा? देखो 2000 डिवाइडेड बाय 200, तो यहाँ ईपीएस कितना आ गया? 10। यहाँ भी ईपीएस आ जाएगा कितना? 4 रुपए। ठीक है, अगर ईपीएस को प्राइस अर्निंग रेशियो से मल्टीप्लाई करूं तो मार्केट प्राइस आ जाएगा। 10 × 10 कितना आ गया सर? 100, और यहाँ कितना आ गया? 20। अब मांगेगा कि नहीं मांगेगा वो बाद में। अभी ये ना, जब जब भी मैं क्वेश्चन बनाऊंगा, कोई भी क्वेश्चन बनाऊंगा, मैं इस तरह से कैलकुलेशन कर लिया करूंगा। ठीक है सर, आगे देखते क्या मांगा है। व्हाट इज द स्वैप रेशियो बेस्ड ऑन करंट मार्केट प्राइस? करंट मार्केट प्राइस ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट प्राइस, तो मार्केट प्राइस ऑफ वेंडर कंपनी 20 डिवाइडेड बाय 100, तो ये आ गया आपका स्वैप रेशियो। सिंपल, एक बार कैलकुलेटर जरूर चलाओगे। 20 डिवाइडेड बाय 100 तो कितना आ जाएगा? 0.2, 0.2:1। ठीक है, व्हाट इज द ईपीएस पोस्ट मर्जर ईपीएस? तो दोनों को जोड़ लो भाई। और शेयर कितने इश्यू हो रहे हैं? सर 100 लाख शेयर्स है, तो 2.2 शेयर इश्यू कर रहा है, तो कितने नए शेयर इश्यू हो गए? 20 लाख। और यहां ऑलरेडी कितने शेयर्स है हमारे? 200 लाख। तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स आफ्टर मर्जर कितना हो जाएगा? 220 लाख। और 2400 लाख डिवाइडेड बाय 220 लाख, तो आंसर आ जाएगा 10.91 के आसपास। ये स्पीड से कर सकते हो आप, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन चल रहा है। What is the expected market price per share of Mark Limited after acquisition, assuming price earning ratio of Mark Limited remain unchanged? बोले प्राइस अर्निंग रेशियो यही रहेगा। तो बताइए पोस्ट है तो इनटू क्या कर देंगे? ईपीएस तो निकला था, मल्टीप्लाई किससे कर दोगे? प्राइस अर्निंग रेशियो इनटू 10 हो जाएगा। तो सर ये आ गया 109 पॉइंट कुछ। ठीक है, डिटरमाइन द मार्केट वैल्यू ऑफ मर्ज फर्म। मार्केट वैल्यू बोला है, वैल्यू फर्म का वैल्यू बोला है, तो फर्म का टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितना आ जाएगा? 200 थे ये प्लस 20 ये, तो 220 मर्जर के बाद इनटू मार्केट प्राइस से मल्टीप्लाई करना, 109.09 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये 23 जो आएगा देख लेंगे, अभी सॉल्यूशन है मेरे पास। और बताना है गेन या लॉस शेयर होल्डर ऑफ 2 इंडिपेंडेंट कंपनी आफ्टर एक्विजिशन। क्या क्वेश्चन कैलकुलेटर वाला है? हाँ, कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में, और क्या आसानी से बन सकता है? यस, देखते क्या है। सिंपल सी बात, वो इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ लिख दिया। इट मीन्स जब भी मैं क्वेश्चन करूँगा मर्जर का, भाई साहब जो चीज़ निकल सकती है उसको निकालने की कोशिश करूँगा, जो भी निकल जाएगा निकालने की कोशिश करूँगा। पहला शेयर एक्सचेंज रेशियो आराम से निकल गया था हमारा, यस सर। उसके बाद पोस्ट मर्जर ईपीएस बोला तो वो भी निकल गया था 10.91, यस। उसके बाद पोस्ट मर्जर एमपीएस बोला। अगर सुनो बेटे, अगर वो प्राइस अर्निंग रेशियो नहीं भी बताता तो फिर मैं मजबूरी में यही वाला प्राइस अर्निंग रेशियो लेता। तो 109 रुपए 10 पैसे। और फिर क्या बोला उसने? मार्केट वैल्यू ऑफ मर्ज फर्म बोला। तो साहब नंबर ऑफ शेयर पहले से 200 थे, नए शेयर 20 लाख और हो गए, और मार्केट प्राइस पर शेयर ये है, तो ये आ गया। और बोले कैलकुलेशन ऑफ गेन और लॉस। तो साहब अब ध्यान से समझना,
पहले वैल्यू कितनी थी परचेसिंग कंपनी के, 200 शेयर्स थे और 100 रुपए का एक, तो सर 20,000 लाख थी। और इसकी वैल्यू कितनी थी सर, 100 शेयर्स थे और 20 का एक, तो 2000 वैल्यू थी पहले। और सर मर्जर के बाद क्या वैल्यू बची, सर मर्जर के बाद वैल्यू क्या बची फर्म की, देख लो। 200 शेयर्स है, मार्केट प्राइस 109 रुपए 10 पैसे, तो ये आ गया। लेकिन यहां फोकस करना, मर्जर के बाद ध्यान से देखना बेटे, नंबर ऑफ शेयर्स कितने, 109.10, और नंबर ऑफ शेयर्स 100 के बदले में हो कितना गया, 20.2, तो यहां वैल्यू इतनी हो गई। तो देखा जाए तो यहां भी गेन हो रहा है, बोलो हाँ हाँ, और यहां भी गेन हो रहा है। क्यों हो रहा होगा, मेरी बात समझ, क्योंकि सुनो बेटी सुनो, क्या दोनों जगह गेन हो रहा है, यस। जबकि सब प्राइस अर्निंग रेशियो तो पुराना ही वाला यूज कर रहा है, फिर कैसे गेन। पिछले आप एग्जांपल में बोल रहे थे आपने प्राइस अर्निंग रेशियो बढ़ा दिया, लेकिन इस बार तो प्राइस अर्निंग रेशियो तो आपने सेम ही लिखा है, फिर दोनों पार्टी को कैसे गेन हो सकता है, बेकार की बात है। कैसे गेन हो सकता है उसका वजह सुनो, पहले जो प्राइस अर्निंग रेशियो का इफेक्ट था सिर्फ किस पे पड़ता था, 2000 लाख, और 400 लाख पे पहले प्राइस अर्निंग रेशियो 5 हुआ करता था, पर इस फर्म को हमने मर्ज कर लिया और इसकी जो अर्निंग है उसको जो मल्टीप्लाई कर रहा है वो तो इस 10 से कर रहा है, तो वैल्यू तो बढ़ना ही बढ़ना है। सर रिसर्च नहीं करना हमें, ठीक है नहीं करते। क्या क्वेश्चन आसानी से सॉल्व किया जा सकता था, यस सिंपल क्वेश्चन सर, और करते एक आध अच्छा क्वेश्चन, सेलेक्टेड क्वेश्चन है इसमें, और ये रहा क्वेश्चन। मेरी बात समझना, मैंने कुछ ही क्वेश्चंस निकाले, ऐसे क्वेश्चंस निकाले को बस उतना कर लो ख़त्म कर। और आप ना क्लासेस देखने की अपेक्षा ना वीडियो देख रहे हो आप, अच्छी बात है, पर एक बात बताऊँ, डिस्क्रिप्शन में जाकर एक बार वो PDF डाउनलोड कर लीजिए और एक बार देख लीजिए। अगर आपसे बन रहा तो आपको ये जो टाइम है ना भी खराब करो तो भी चल जाएगा। ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, और अच्छा क्वेश्चन है, मेरे सेलेक्ट क्वेश्चन में से एक। लिखा है द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द एक्वायरिंग कंपनी अभिमान लिमिटेड, अच्छा, एंड टारगेट कंपनी अभिषेक लिमिटेड। एक है अभिमान, दिस इज परचेसिंग, और दिस इज वैट, अभिमान अभिषेक। बोथ द कंपनीज आर प्रमोटेड बाय मल्टीनेशनल कंपनी, ठीक है, और उसका नाम क्या है, ट्रीडेंट लिमिटेड। द प्रमोटर्स होल्डिंग 50% और इसका 60%, मतलब 50% यहाँ प्रमोटर होल्डिंग है और 60% यहाँ प्रमोटर्स होल्डिंग है। मैंने आपसे ये बताया था कि साहब जो शेयर मार्केट में देखा जाता है वो देखा जाता है, जैसे सेंसेक्स या निफ्टी जो है वो डिसाइड किया जाता है कंपनी का जो है वो मार्केट कैप देखकर, हाँ सर, और वो मार्केट कैप फ्री फ्लोट होना चाहिए। मतलब यार प्रमोटर का होल्डिंग हटाओ, वो तो फ्रीली ट्रेड नहीं होते ना। सर छोड़ो ना, यहाँ बोलो क्या बोल रहा, बस मैं इतना बोल रहा हूँ साहब, प्रमोटर ने इसमें कितने % होल्ड करके रखा, 50। तो जो 50% है क्या वो बाकी पब्लिक ने होल्ड करके रखा, हाँ, वो जो बाकी पब्लिक ने होल्ड करके रखा उसे बोलता है फ्री फ्लोट मार्केट कैप। फ्री फ्लोट इसका मतलब वो आसानी से खरीदा जाता है, बेचा जाता है, मार्केट में फ्लो हो रहा है। लेकिन ये जो है, ये जो 50% इन्होंने तो यार घर में रखा है, अपने जेब में डाल के रख लिया, इसको तो कोई छुएगा नहीं। अच्छा, तो ये क्या है, प्रमोटर्स होल्डिंग। तो बताओ फ्री फ्लोट कितना है, 50%। यहां प्रमोटर्स होल्डिंग कितना है सर, 40%। तो फ्री फ्लोट मार्केट कैप बोलो 40%। जो प्रमोटर के अलावा बाकी लोगों के पास है वो कहलाएगा फ्री फ्लोट, ठीक है सर, यहां तक बात समझ में। करना क्या है, करना क्या है वो यहां देखेंगे साहब जी। शेयर कैपिटल है 200 लाख, 100 लाख, फ्री रिजर्व एंड सरप्लस है 800 लाख और 500 लाख, पेड अप वैल्यू पर शेयर है 100 और 10 पेड अप वैल्यू पर शेयर। फ्री फ्लोट मार्केट कैप है 500 लाख और 156 लाख, और प्राइस अर्निंग रेशियो है 10 and 4, ठीक है। Trident Limited is interested to do justice to shareholder of both company for swap ratio weight are assigned to different parameter by board of directors। बोले स्वैप रेशो कैसे डिसाइड होगा, तो बोले स्वैप रेशो इस तरह से डिसाइड होगा
बुक वैल्यू पर शेयर के हिसाब से स्वैप रेशियो निकाला जाएगा, जिसको वेट दिया जाएगा 25%, ईपीएस के बेसिस पे कितना 50%, और मार्केट प्राइस एमपीएस के बेसिस पे कितना 25%, इस तरह से वेट दिया जाएगा। व्हाट इज द स्वैप रेशियो बेस्ड ऑन द अबोव वेट्स? पहली बात, कसम खाइए, और कसम ये खाइए, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, चाहे कुछ भी क्यों ना मांगे, हमें नहीं पढ़ना है कि रिक्वायरमेंट क्या, क्योंकि यार इतनी प्रैक्टिस है इन क्वेश्चन पे, कभी रिक्वायरमेंट क्या होगा वो बाद में देखेंगे। जैसे ही क्वेश्चन में आप ये पढ़ना स्टार्ट करोगे, नीचे का नहीं पढ़ना, ये पढ़ना स्टार्ट करोगे तो कुछ लिखना भी स्टार्ट कर देना, क्या, यही चीज धीरे धीरे, क्योंकि इसकी पक्का जरूरत पड़नी है 100%। और क्या स्टार्ट करना, इस तरह से, अभिमान अभिषेक, प्रमोटर्स होल्डिंग लिखोगे 50%, 60%, इक्विटी शेयर कैपिटल क्वेश्चन देख के लिखोगे 200 लाख, 100 लाख क्वेश्चन में लिखा है, रिजर्व एंड सरप्लस 800 लाख, 500 लाख, ये तो लिखा हुआ। लेकिन आपका दिमाग वहां तो तुरंत चलना चाहिए यार, दोनों को जोड़ दे तो नेटवर्थ आता है। हाँ सर, तो अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो नेटवर्थ आ जाएगा। तो हाँ, दोनों को मिलाकर 1000 लाख और इन दोनों को मिलाकर 600 लाख। इसके अलावा फिर देखो और क्वेश्चन में कुछ चीज दी गई है क्या? सर पेड अप वैल्यू पर शेयर दिया, तो कोई बात नहीं, वो भी लिख लीजिए, पेड अप वैल्यू पर शेयर लिख लिया 100 और 10। क्या नंबर ऑफ शेयर्स निकाले जा सकते? तो सुनना ध्यान से, टोटल शेयर कैपिटल है 200 लाख, हाँ सर, और पेड अप वैल्यू एक शेयर का है 100, तो क्या नंबर ऑफ शेयर्स निकल जाएंगे 2 लाख, इसी तरह इसका 10 लाख, नंबर ऑफ शेयर्स भी निकल गया। अगर नंबर ऑफ शेयर्स निकल गया है और ये क्या है, ये है नेटवर्थ, तो क्या बुक वैल्यू पर शेयर निकल सकता है? हाँ, 1000 डिवाइडेड बाय 2 और ये 600 डिवाइडेड, ठीक, यहां तक बात समझे। इट मीन्स इसको लिखने से आपको फायदा होगा 100%। फिर चेक करो इसके अलावा और क्या दिया सर, फ्री फ्लोट मार्केट कैप दिया 500 लाख, काम आएगा ये? कैसे काम आएगा? तो देखो, अगर ये है 400 और 128, प्रमोटर्स होल्डिंग हमको मालूम है कितना है 50, तो फ्री फ्लोट इन परसेंटेज है 50%, यहां कितना है 60, तो यहां कितना है 40%। तो इट मीन्स अगर फ्री फ्लोट मार्केट कैप है 400 लाख जो कि है 50%, तो टोटल मार्केट कैप निकल सकता है कि? हाँ जी सर, आराम से निकल सकता है। और निकाल लिया यहाँ 800 लाख, और यहां भी कितना निकाला 320 लाख। कैसे निकल रहा वो आपको पता, ठीक है सर। मार्केट कैप वैसे मालूम है कैसे निकाला जाता है? नंबर ऑफ शेयर्स जो होता है उसको मल्टीप्लाई कर दिया जाता है मार्केट प्राइस पर शेयर से। तो अब यहां और दिमाग चलाओ, अगर मार्केट कैप हमको मालूम है टोटल और नंबर ऑफ शेयर्स मालूम है, तो क्या एक शेयर का मार्केट प्राइस निकल सकता है? यस, 800, हाँ, डिवाइडेड बाय क्या करेंगे 2, तो मार्केट प्राइस पर शेयर निकल जाएगा। प्राइस अर्निंग रेशियो दिया हुआ है, तो क्या अर्निंग पर शेयर निकल सकता है? यस। और अगर अर्निंग पर शेयर दिया हुआ है और नंबर ऑफ शेयर्स है, तो नंबर ऑफ शेयर से अर्निंग पर शेयर मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल अर्निंग्स निकल जाएगा। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल। अगर ये टेबल आपसे बन गई मतलब क्वेश्चन बन गया सर, क्वेश्चन बन गया, आसानी से बन जाएगा। पर ये टेबल जब बनाती, इस पर प्रैक्टिस चाहिए। जब ये टेबल बनाते जाओगे ना, आपको तुरंत दिमाग चलना चाहिए, अच्छा यार ये, तो इसके बाद ये भी तो निकल सकता है, इसके बाद ये भी तो ये सब टेबल में ही हो जाएगा सबके सब। अब उसके बाद पढ़ेंगे रिक्वायरमेंट्स। अब बोल भाई कितना क्या मांग रहा, हम तैयार हैं। बोले आप शेयर एक्सचेंज रेशियो निकालिए, किसके हिसाब से? बुक वैल्यू, ईपीएस, मार्केट प्राइस, वो सब के सब हमारा निकला। शेयर एक्सचेंज रेशियो का फॉर्मूला हमको, ऊपर हमेशा कौन सा कंपनी, वेंडर, और नीचे कौन सा, परचेसिंग। सबसे पहले बुक वैल्यू हमने निकाला, तो 60 डिवाइडेड बाय 500, ये आ गया। फिर ईपीएस बेसिस पे, ईपीएस कहाँ गया, ये है 8 डिवाइडेड बाय 40, ये आ गया। एमपीएस बेसिस पे चेक कीजिए, 32 डिवाइडेड बाय 400, ये आ गया। क्या कोई दिक्कत? और वेटेड एवरेज करना, तो ये वेटेड एवरेज कर दिया, तो ये आ गया 0.15:1, ठीक है, ओके सर। उसके बाद क्या मांग रहा है? पोस्ट मर्जर बुक वैल्यू पर शेयर, ईपीएस एंड एमपीएस। तो सबसे पहले पोस्ट मर्जर बुक वैल्यू पर शेयर, अब यहां ध्यान से समझना, नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो जाएंगे सर? पहले से 2 लाख है और ये है 10 लाख, और 10 लाख के बदले में हम 0.15 शेयर इश्यू कर रहे हैं। इट मीन्स 2 और 1.5, तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हो गए 3.5 लाख। अब हमें निकालना पोस्ट मर्जर बुक वैल्यू पर शेयर, बुक वैल्यू पर शेयर। तो बुक वैल्यू पर शेयर कैसे निकालते हैं?
बुक वैल्यू कैसे क्या होता है सर? ये होता है बुक वैल्यू, ये दोनों मिलाकर, सुनना बेटे सर, ये दोनों मिलाकर होता है बुक वैल्यू, ठीक है। क्या सामने वाली कंपनी के रिजर्व को भी टेकन ओवर किया जाएगा? क्या सर इन दोनों को जोड़ दे? देखा जाए तो इन दोनों को जोड़ दो, पर मैं समझा रहा हूं, मेरी बात समझने की कोशिश करना अच्छे से। यहाँ ये जो लिखा रहता है ना, व्हाट इज द बुक वैल्यू ईपीएस एंड एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस ऑफ अभिमान लिमिटेड आफ्टर एक्विजिशन ऑफ अभिषेक लिमिटेड, एज्यूमिंग प्राइस अर्निंग रेशियो ऑफ अभिमान लिमिटेड रिमेन अनचेंज्ड एंड, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, all assets and liabilities of अभिषेक लिमिटेड are taken over at book value। आखिर क्या कहना चाहता है ये सेंटेंस? all assets and liabilities of अभिषेक लिमिटेड are taken over at book value। क्या अमलगमेशन याद है सर? हाँ, एक होता था अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेस, एक होता था अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर, बिल्कुल। और उसमें कुछ एंट्रीज पास करते थे, अगर सारी एसेट्स और लायबिलिटीज को बुक वैल्यू पर टेकन ओवर किया जाता और भी बहुत सारी, तो उसको बोलते थे अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ, बोलो, मर्जर। और उसकी एंट्री पास करते थे, एसेट्स टू लायबिलिटी टू क्या, रिजर्व एंड सरप्लस भी टेक टू क्या करते थे, शेयर होल्डर ऑफ, इस तरह से करते थे, लिक्विडेटर ऑफ इंटर कंपनी, ठीक है, लिक्विडेटर ऑफ इंटर कंपनी, इस तरह से, ठीक है। अब एसेट्स माइनस लायबिलिटी करोगे तो क्या आ जाएगा? नेट एसेट्स। तो नेट एसेट्स दिया है, सामने वाली कंपनी का नेट एसेट्स कितना है सर? 600 लाख है, 600। नेट एसेट्स ऐसे निकालोगे ना, 100 प्लस 500, अल्टरनेटिव भी तरीके हैं, 100 प्लस 500। तो मैं कहता हूं सामने वाली कंपनी का कितना है नेट एसेट? 600 लाख। दिस इज नेट एसेट डेबिट टू, लायबिलिटी तो है ही नहीं है। क्या सामने वाली कंपनी का रिजर्व एंड सरप्लस भी है? यस। कितना है? 500 लाख, तो 500 लाख भी लिखेंगे टू। और हम क्या दे रहे हैं? हम पैसे दे रहे हैं, हम क्या दे रहे हैं? इक्विटी शेयर्स। अब सुनना ध्यान से, हम कितने शेयर्स दे रहे हैं सर? 10 इंटू पॉइंट, सर हम 1.5 शेयर दे रहे हैं, 1.5 लैक्स। और एक शेयर की कीमत कितनी है सर? 100 रुपए है। तो बोलो टोटल कितना आ गया सर? हम 150 दे रहे हैं। क्या डिफरेंस आएगा? फिर से बोल रहा हूं, आखिरी बात सुन लो। सामने वाली कंपनी का एसेट्स बुक वैल्यू पर ही टेकन ओवर हो रहा है, ठीक है। तो नेट एसेट कितने का टेकन ओवर कर रहा है? 600 लाख। और अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर में रिजर्व भी टेकन ओवर हो जाता तो कितना आ गया? 500 लाख। साथ में हम जो दे रहा है, हम सामने वाली कंपनी को कितना शेयर्स दे रहा है? 1.5। और एक शेयर की कीमत कितनी है हमारी? 100। तो 100 इंटू 1.5 कितना होता है? 150 लाख। क्या डिफरेंस आएगा? हाँ। और अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर में आपने पढ़ा है, चाहे डिफरेंस यहाँ है, परचेस में क्या पढ़ा था? इधर डिफरेंस आता तो गुडविल, इधर आता तो कैपिटल रिजर्व। लेकिन इन द नेचर ऑफ मर्जर में इधर आया तो भी जनरल रिजर्व, इधर आया तो भी जनरल रिजर्व। तो क्या डिफरेंस आएगा? यस। किस तरफ आएगा? इस तरफ। जनरल रिजर्व डेबिट हो जाएगा कितने से? 50 से। सिंपल सी बात। तो अब देखो, क्या 800 हमारा पहले से रिजर्व है? बोलो हाँ। बोल, देखो मेरी बात समझनी। क्या हमारे 3.5 शेयर्स है? 3.5 लाख। हाँ सर। और एक शेयर का पैडअप वैल्यू कितना है? 100। तो 350 लाख तो ये हो गया। 800 लाख का रिजर्व हमारे पास पहले से है, 500 लाख का रिजर्व सामने वाली कंपनी का हमने टेकन ओवर किया, और 50 लाख ये वाला है बेटे जो डेबिट मारा था, 50 लाख का रिजर्व। इस तरह से आपके पास 1250 लाख का रिजर्व बचा। हमारा रिजर्व, सामने वाली कंपनी का रिजर्व, पर अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर है तो हमने रिजर्व डेबिट मारा है, वो हमको माइनस करना पड़ेगा। तो इस तरह से टोटल नेटवर्थ हो गया कितना? 1600 लाख। डिवाइड किया नंबर ऑफ शेयर्स, तो दिस इज बुक वैल्यू पर शेयर। ठीक है, बोलो हाँ। हाँ, अब मैं आपको कुछ बताने की कोशिश करूंगा। सर, बुक वैल्यू पर शेयर आफ्टर मर्जर निकालने का कोई और तरीका बोलो। सर ये तो हमारा दिमाग घूम गया। अगर दिमाग घूम गया तो फिर बाकी सारी दुनिया कर रही वैसे कर लो। क्या किया है? बोले ये हमारे कंपनी का हो गया और ये सामने, इन दोनों को जोड़ दो। आफ्टर मर्ज दोनों को जोड़ दो। अगर दोनों को जोड़ोगे ना, मालूम है, तो 1600 ही आएगा सर। कुछ लोगों का ऐसा चल रहा होगा ना दिमाग। हाँ, जोड़ के देखिए कि सर 200 प्लस 800 प्लस 100 प्लस 500 तो कितना आ गया? 1600। लॉटरी लग गई। तो सर ये जमाने भर की आप एंट्री क्यों समझा रहे हो? सीधा लिखो 1600 डिवाइडेड, तो आंसर आ गया ना। आप क्यों इतना बेकार? मैं इसलिए पढ़ा है
पड़ा हूं आपके पीछे, क्योंकि आपके ICAI के मटेरियल में इस तरह से प्रेजेंटेशन है जैसे मैंने करवाया। अल्टरनेटिव आप इन सबको जोड़ दीजिए, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, खैर इसमें मैंने ज़्यादा टाइम लगा दिया। दिस बुक वैल्यू पर शेयर। ठीक जी, आगे चल रहा। अब बात किसकी करते, पोस्ट मर्जर EPS। तो EPS तो ठीक है, देखो अर्निंग ये हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं 80 लाख। 80 लाख तो टोटल कितना हो गया 160 लाख डिवाइडेड बाई, तो ये आ गया पोस्ट मर्जर EPS। में ज़्यादा समझाने वाली बात है नहीं। पोस्ट मर्जर MPS कैसे निकला, तो ये जो है इनटू, अगर कुछ नहीं बोला तो ये 10 टाइम से इसी को मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो हमने पहले ही समझ लिया था। ये हो गया। अब पॉइंट नंबर 3A, मांग क्या रहा 3, प्रोमोटर्स रिवाइज्ड होल्डिंग इन द अभिमान लिमिटेड। ये भाई साहब अभिषेक लिमिटेड है ना, उस समय प्रोमोटर्स की जो होल्डिंग थी, बोले अगर अभिमान लिमिटेड में हम मर्ज हो जाते तो भाई हमारा होल्डिंग कितना रहेगा। तो बोले चिंता मत करो, अभी बता दे रहे हैं। और ये बता रहे हैं। हमने कहा साहब प्रमोटर साहब आपके पास पहले से टोटल नंबर ऑफ शेयर कितने थे उस कंपनी में, 3.5 लाख। और प्रोमोटर्स होल्डिंग पहले से जो परचेसिंग कंपनी है, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स मिलाकर 3.5 लाख। 3.5 लाख हमारे 2 लाख, और हमने 1.5 लाख इश्यू किया। और प्रमोटर का होल्डिंग कितना, 1 लाख तो हमारी कंपनी में है ही, प्रमोटर ने होल्ड कर रखा है 1 लाख शेयर्स। और सामने सर 1 लाख कहाँ से आया, भाई टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने, 2 लाख। 2 लाख का 50% प्रमोटर ने, तो हमारी कंपनी के प्रमोटर भाई साहब लोगों ने तो 1 लाख शेयर होल्ड करके रखे हैं। और सामने वाली कंपनी में कितने नंबर ऑफ शेयर्स थे, कहाँ गया सर, 6 लाख थे शेयर्स, किधर है यार, 10 लाख का 60%, तो उनके पास 6 लाख शेयर्स थे, और एक के बदले में 0.15 शेयर इश्यू हो रहा, तो 6 लाख के बदले में, तो ये आ गया टोटल प्रमोटर का होल्डिंग आफ्टर एक्विजिशन। तो साहब 3.5 लाख शेयर में 1 लाख शेयर्स तो ऑलरेडी प्रमोटर ने होल्ड कर रखा है, तो परसेंटेज ऑफ होल्डिंग कितना आ गया, 54.286%। ठीक, आगे क्या मांगा है, फ्री फ्लोट मार्केट कैप निकाल सकते हैं, ऐसे निकालो, परसेंटेज में निकाल लो ना भाई, इतना सब कहानी की जरूरत ही नहीं है, ऐसा कर लो, बाकी तो सॉल्यूशन आपके सामने। कितने प्रोमोटर ने होल्ड कर रखा है, तो 100 माइनस 54.286, तो 45.714, ये तो किया है। टोटल मार्केट कैप कितना है, ये निकला था, किधर निकला है, इधर कहीं निकाला था, तो टोटल मार्केट कैप नहीं निकाला है क्या, ये निकला, ये निकला 3.5 लाख शेयर है, और एक शेयर का पोस्ट मर्जर मार्केट प्राइस है 457 रुपया, 457, तो टोटल मार्केट कैप है इतना सर जी, और फ्री फ्लोट इतना तो प्रमोटर ने होल्ड किया, तो फ्री फ्लोट इतना है परसेंटेज में, तो फ्री फ्लोट मार्केट कैप वैसे निकल गया 731.42, सिंपल चीज। आगे चले, उसके बाद क्या मांगा भाई, ये क्या चीज देखना पड़ेगा क्वेश्चन। हाँ जी सुनो, बोल रहा है आल्सो कैलकुलेट द नंबर ऑफ शेयर्स, अर्निंग पर शेयर एंड बुक वैल्यू पर शेयर इफ आफ्टर एक्विजिशन अभिषेक एंड अभिमान लिमिटेड डिसाइडेड टू, बोले बोनस शेयर इश्यू करेंगे 1 के बदले में 2, नहीं 2 के बदले में 1, 2 के बदले में 1 बोनस शेयर इश्यू करेंगे। ठीक है, मतलब 3.5 लाख शेयर के बदले में देख ले 3.5 डिवाइडेड बाई 2, 1.75 लाख बोनस शेयर इश्यू करोगे। इसके अलावा स्प्लिट कर दोगे स्टॉक को, 5 रुपए का 1 बना देंगे। पहले कितने का था, 100 रुपए का 1 था साहब, अब 5-5 रुपए, मतलब एक शेयर होल्डर जिसके पास 1 शेयर रखा हुआ है, 100 डिवाइडेड बाय 5, उसको हम 20 शेयर इश्यू कर देंगे। हद हो गया, चलो देखते हैं तो इसके बाद क्या होगा वो पूछा है, तो चलो जल्दी जल्दी समझते हैं। नंबर ऑफ शेयर बिफोर बोनस कितने थे सर, 3.5 लाख शेयर, तो बोनस शेयर इश्यू की 100, तो टोटल नंबर ऑफ शेयर कितना हो गया 5.25, पर 5-5 रुपए का मतलब एक एक को 20-20 शेयर्स दिया होगा, मल्टीप्लाई कर दिया, तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हो गए 105 लाख शेयर्स। तो अब निकालते ईपीएस, ये पूछा तो ईपीएस कितना हो गया, तो बोले टोटल कितना था 160, तो ये आ गया ईपीएस, टोटल अर्निंग था 160 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स 105, तो ईपीएस आ गया।
बुक वैल्यू पर शेयर। तो बुक वैल्यू पर शेयर जब भी बोलेगा आपको दो चीजें जोड़ना पड़ेगा, एक शेयर कैपिटल, एक रिजर्व। तो शेयर कैपिटल 105 × 5 525, मतलब यहाँ नंबर ऑफ शेयर्स, और यहाँ क्या आ गया, 5 रुपए का पर शेयर आपका फेस वैल्यू हो गया, तो 525 हो गया। रिजर्व ध्यान देना, क्या 800 पहले से था? यस। कौन सी कंपनी? परचेसिंग का। वेंडर कंपनी का क्या 450 है? 500 था, 50 जो डेबिट मारा था उसको हटा दिया। 50 डेबिट कौन सा मारा था, इतना तो याद होगा। हाँ, तो 450, तो टोटल कितना था? 1250। और जब जब भी बोनस शेयर इश्यू करते तो कहाँ से करते? क्या पैसा आता है? नहीं, रिजर्व को कैपिटलाइज करते, प्रॉफिट को कैपिटलाइज करते हो, तो माइनस 175। इतना तो सीए फाइनल में इतना नॉलेज होना चाहिए। यस, तो 1075 लाख का रिजर्व बचा। टोटल मारोगे तो बुक वैल्यू आ गया 1600 लाख। 105 रुपए, 105 शेयर्स है, तो यहाँ गया 15.24। दिस इज बुक वैल्यू पर शेयर। तो एक तो आ गया एपीएस और एक क्या आ गया, बुक वैल्यू पर शेयर। और मार्केट प्राइस पर शेयर भी मांगा है क्या? नहीं, बस इतना ही है क्या? वाह, खत्म क्वेश्चन। अच्छा, देख लूँ कि नंबर ऑफ शेयर्स हो गए, अर्निंग पर शेयर हो, बुक वैल्यू, हाँ बस खत्म। तो साहब ये क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आगे चले क्या? चलो ये वाला भी क्वेश्चन करते हैं, पढ़ते कि क्वेश्चन में क्या है। अच्छा क्वेश्चन है, ये भी लिखा है, तैयार हो? बोले तृप्ति लिमिटेड प्रमोटेड बाय मल्टीनेशनल ग्रुप इंटरनेशनल इनकॉर्पोरेशन इज लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज होल्डिंग 80%, 63 लाख शेयर्स। ठीक है भाई, मतलब किसी इनकॉर्पोरेशन ने ऑलरेडी तृप्ति लिमिटेड का 84% शेयर होल्ड करके रखा है, जिसमें 63 लाख शेयर्स परचेज करके ऑलरेडी रखा हुआ है। मतलब टोटल नंबर ऑफ शेयर्स उस कंपनी में 63 डिवाइडेड बाय 84, 63 डिवाइडेड बाय 84, मतलब 75 लाख शेयर्स है सामने वाली कंपनी में, 75 लाख। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 4.8 करोड़, 4.8 इंटू 100, तो 480 लाख का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और 75 लाख नंबर ऑफ शेयर्स है, डिवाइडेड बाय 75। तो इस कंपनी में ईपीएस कितना है? 6.40। ऐसे निकाल लिया, पढ़ रहा हूं क्वेश्चन तो निकालने में क्या है। फ्री फ्लोट मार्केट कैप है 19.2, तो टोटल मार्केट कैप 19.2 डिवाइडेड बाय 84, प्रमोटर ने होल्ड करके रखा, तो 100 माइनस 84, तो कितना आ गया? 16%। तो टोटल फ्री फ्लोट मार्केट कैप, ठीक है, तो 19.2 डिवाइडेड बाय 16%, तो ये कितना आ गया? 120 करोड़ से यार, 19.2, ये करोड़ लैक्स में परेशान, इंटू 100, 1920 पॉइंट हटा दो, डिवाइडेड बाय 16%, 12,000 लाख। ठीक, जैसे टोटल मार्केट कैप। एज पर सेबी गाइडलाइन प्रमोटर हैव टू रिस्ट्रिक्ट देयर होल्डिंग 75%। भाई सेबी ये बोलता है कि सेबी बोलता है साहब क्या नाम है आपका, इंटरनेशनल इनकॉर्पोरेशन, आप कैसे 84% होल्ड कर सकते हैं? आपको 75% ही होल्ड करना चाहिए, नहीं तो हम आपको डिलिस्ट कर देंगे स्टॉक एक्सचेंज से। तो सर, तो करे तो क्या करे ये साहब प्रमोटर लोग? 84% क्या अपने शेयर बेच दे, या फिर टोटल नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ा दे, और इतना बढ़ा दे कि इनका जो प्रमोटर का होल्डिंग है वो घट के कितना हो जाए? 75% हो जाए। नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ा दे, मार्केट में और शेयर्स फैला दो। कैसे? बोनस शेयर इश्यू कर, और तो कोई तरीका ही नहीं। अच्छा ये बात है। यस, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैज डिसाइडेड टू डीलिस्ट द शेयर, नॉट टू डीलिस्ट द शेयर बट टू कंप्लाई विद द सेबी गाइडलाइन बाय इश्यूइंग, बताओ कितने समझदार बच्चे, बोले बोनस शेयर इश्यू करेंगे टू किसको? माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स, वाइल मेंटेनिंग द सेम प्राइस अर्निंग रेशियो सेम रहेगा। पहला निकालना प्राइस अर्निंग रेशियो, निकल जाएगा। दूसरा निकालना बोनस का रेशियो, ठीक है, निकल जाएगा। तीसरा निकालना मार्केट प्राइस ऑफ शेयर बिफोर एंड आफ्टर इश्यू ऑफ बोनस शेयर, मार्केट प्राइस ऑफ शेयर एमपीएस बिफोर बोनस एंड आफ्टर बोनस, ठीक है। फ्री फ्लोट मार्केट कैप ऑफ द कंपनी आफ्टर द बोनस शेयर्स, ठीक है। पहले प्राइस अर्निंग रेशियो की बात करो।
प्रमोटर का कितने शेयर्स है 63, ये 75 लाख शेयर्स, तो वैसे निकाल लिया था। इट मीन्स हमारा कितना शेयर्स है प्रमोटर का 63 लाख और माइनॉरिटी शेयर होल्डर का कितना फ्री फ्लोट वाला 12 लाख। कोई दिक्कत नहीं। क्या मांगा प्राइस अर्निंग रेशियो। प्राइस अर्निंग रेशियो के लिए सबसे पहले अर्निंग आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स करोगे तो आएगा ईपीएस, अर्निंग पर शेयर निकालना पड़ेगा। फिर फ्री फ्लोट मार्केट कैप डिवाइडेड बाय माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स, ये कहां से है 1920 निकाला था 1920, ठीक है 1920 डिवाइडेड बाय 12, ठीक है। तो मार्केट प्राइस पर शेयर, बात समझने की कोशिश करना आराम से, अच्छा है भाई साहब कि मार्केट कैप कितना है। तो मार्केट कैप तो हमको मालूम है 1920 लाख, बिल्कुल। कितने शेयर्स पे, तो ये है 12 लाख शेयर पे। तो मार्केट प्राइस यार तुम 10 का निकालो आप या फिर सबका निकालो, चाहे आप 24% का निकालो चाहे 100%, मार्केट प्राइस पर शेयर तो एक जैसा निकलेगा ना। तो इन्होंने क्या किया, बोले ईपीएस में तो कोई दिक्कत नहीं है, बोले मार्केट प्राइस कैसे निकलेगा, बोले फ्री फ्लोट मार्केट कैप हमको मालूम है, किसका मालूम है, माइनॉरिटी वाले का मालूम है। तो बोले ठीक है कितना है, बोले 1920 लाख है, ठीक है। और वो शेयर्स कितने हैं फ्री फ्लोट वाले, बोले 12 लाख शेयर्स है। तो ठीक है मार्केट प्राइस पर शेयर कितना है 160, और 160 मार्केट प्राइस है, 6 रुपया 40 पैसा ईपीएस है, तो क्या प्राइस अर्निंग रेशियो निकल जाएगा, यस 25 टाइम्स, सिंपल। अब साहब बोनस रेशो, अच्छा क्वेश्चन है अगर ये देखा जाए तो। बोनस रेशो निकालना, अब बोनस रेशो कैसे निकलेगा ये बात है। अभी टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं 63 लाख है, पर ये 84% नहीं होना चाहिए, ये कितने होना चाहिए 75%। तो टोटल इस कंपनी में नंबर ऑफ शेयर्स कितने होना चाहिए कि अगर ये 63 लाख रखते हैं अपने पास तो 75% ही होना चाहिए। तो सिंपल सी बात है भाई 63 लाख जो कि होना, मतलब इस कंपनी में टोटल नंबर ऑफ शेयर्स होना चाहिए 84 लाख, जबकि टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं 75 लाख। तो साहब और नए शेयर इश्यू करना पड़ेगा, दिस इज बोनस। और कितने शेयर इश्यू करना पड़ेगा 9 लाख शेयर्स। किसको इश्यू करना पड़ेगा, क्या सभी को इश्यू करना पड़ेगा, नहीं प्रमोटर को नहीं हो सकते, नहीं तो फिर इनका परसेंटेज ऑफ होल्डिंग बढ़ जाएगा। सिर्फ किसे इश्यू करना पड़ेगा सर जी, सिर्फ और सिर्फ माइनॉरिटी, मतलब जिनके पास 12 लाख शेयर्स है। तो रेशो 12 लाख के बदले में हमें कितने शेयर इश्यू करना पड़ेगा 9 लाख। तो रेशो कितना आ गया 3/4 दिस। तो इश्यू 3 बोनस शेयर फॉर एवरी 4 शेयर होल्ड ऑफ माइनॉरिटी शेयर होल्डर, ठीक है। उसके बाद क्या मांगा था, बोल रहा था एमपीएस बताइए बिफोर बोनस एंड आफ्टर बोनस। बिफोर बोनस एमपीएस तो दिख रहा है 160 रुपए, आफ्टर बोनस कितना, तो 480। ये क्या चीज है, अर्निंग्स होगा, चेक कर लो यार 480। पर अब नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए सर, अब नंबर ऑफ शेयर हो 84, तो ये हो गया ईपीएस। और ईपीएस को मल्टीप्लाई किससे करेंगे, प्राइस अर्निंग रेशियो, ये दिया और यही मेंटेन होगा, तो ये आ गया एमपीएस आफ्टर बोनस। और क्या मांगा है, फ्री फ्लोट मार्केट कैप आफ्टर बोनस। फ्री फ्लोट 12 तो पहले से थे, 9 और मार्केट प्राइस पर शेयर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो दिस इज फ्री फ्लोट मार्केट कैप आफ्टर बोनस, ठीक है। इसके बाद और एक बड़ा क्वेश्चन है, तो स्टार्ट करते हैं 2 मिनट में, रेगुलर बोलना पड़ता ना यार। चलो जी अगले क्वेश्चन पे। और ये रहा क्वेश्चन, और बेहतरीन क्वेश्चन में से एक है क्वेश्चन नंबर 20। और क्या है क्वेश्चन देखना, ये क्वेश्चन भी अच्छा है, बहुत कुछ है इसमें। देखा बीए लिमिटेड एंड डीए लिमिटेड, दो कंपनी, एक का नाम है बीए लिमिटेड, एक का नाम डीए लिमिटेड। बोथ आर कंपनी ऑपरेट इन द सेम इंडस्ट्री एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ बोथ द कंपनीज फॉर करंट फाइनेंशियल ईयर आर एस फॉलोस। तो साहब बीए लिमिटेड और डीए लिमिटेड की इंफॉर्मेशन देखिए, देखो क्वेश्चन दिखने में बहुत बड़ा है, उतना है नहीं है, ठीक है। करंट एसेट्स, फिक्स एसेट, तो टोटल एसेट्स है 24 लाख 15 लाख। शेयर कैपिटल, रिटर्न अर्निंग इसमें नहीं है, 14% लॉन्ग टर्म डेट्स है और करंट लायबिलिटी है टोटल है, ठीक है।
इसके अलावा क्या दिया है, नेट सेल्स है, सीओजीएस है, ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट, अर्निंग बिफोर टैक्स, टैक्स, अर्निंग आफ्टर टैक्स। वाओ, पूरा स्टेटमेंट दे दिया भाई। अर्निंग आफ्टर टैक्स है, ठीक है, 2,10,000 और 99,000, ये हमारे काम की चीज है। 2,10,000 99,000। एडिशनल इंफॉर्मेशन में नंबर ऑफ शेयर्स दिया है, डिविडेंड पे आउट रेशियो दिया है और मार्केट प्राइस पर शेयर दिया है। ठीक है, मांग क्या रहा है सर, एज्यूम बोथ कंपनी आर इन द प्रोसेस ऑफ नेगोशिएटिंग अ मर्जर थ्रू एन एक्सचेंज ऑफ इक्विटी शेयर्स, you have been asked to assist in establish the equitable action step and are required। सीधी सी बात बोल रहा है कि वो साहब आप हमें शेयर एक्सचेंज रेशियो बता दीजिए कितना आएगा, कुछ चीजें बोल रहा है। पहले क्या बोला, पॉइंट नंबर 1 सुनना ध्यान से, पॉइंट नंबर 1 इंपॉर्टेंट है। लिखा डीकम्पोज द शेयर प्राइस ऑफ बोथ द कंपनी। डीकम्पोज का मतलब क्या होता है, अलग अलग करो। किसको, बोले जो शेयर प्राइस है ना उसको डीकम्पोज करो। और शेयर प्राइस किस किस से मल्टीप्लाई होके बनता है, बोले ईपीएस और प्राइस अर्निंग रेशियो। इट मीन्स ये जो शेयर प्राइस है 40 और 25, इसको डीकम्पोज करो। इन दोनों को, ये जो 40 आया है, इन दो फैक्टर बताइए। एक फैक्टर ईपीएस बताइए, तो ईपीएस तो हम निकाल ही लेंगे, और एक बताइए प्राइस अर्निंग रेशियो। प्राइस अर्निंग रेशियो के निकालने के भी बहुत सारे तरीके हैं। एक सिंपल सा बात है, एमपीएस मालूम है, ईपीएस मालूम है, तो प्राइस अर्निंग रेशियो बस ये जाएगा। इट मीन सीधी सी बात है, दो चीजें पूछ रहा है, एक पूछ रहा है ईपीएस और एक पूछ रहा है प्राइस अर्निंग रेशियो। आल्सो सेग्रीगेट, इसके अलावा और सेग्रीगेट करना ईपीएस किस किस में, बोले रिटर्न ऑन इक्विटी और बुक वैल्यू। भाई बुक वैल्यू या इंट्रिंसिक वैल्यू, बुक वैल्यू से मल्टीप्लाई करोगे रिटर्न ऑन इक्विटी को तो क्या आ जाएगा, ईपीएस। सर ऐसा कर क्यों रहा है, मांग क्यों रहा है, वो मैं बाद में समझा दूंगा। ठीक है, तो पहले वही काम करे क्या, तो साहब पहले शेयर प्राइस, शेयर प्राइस कितना है 40 और 15, हाँ बोलो हाँ। ईपीएस निकाल सकते, अर्निंग्स दे रखा है 2,10,000 और 99,000। सर कहाँ से मिलेगी, ये बेटे 2,10,000 और ये कितना है 99,000 अर्निंग आफ्टर टैक्स, डिवाइडेड बाय क्या करोगे बेटे, नंबर ऑफ शेयर्स। तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा हमारा ईपीएस। और क्या मार्केट प्राइस पता है, तो मार्केट प्राइस डिवाइडेड भी, तो यहाँ क्या जाएगा प्राइस अर्निंग रेशियो। तो एक तो उसने हमसे मांगा था ईपीएस और एक तो मांगा था प्राइस अर्निंग रेशियो, दोनों की दोनों हमने निकाल लिया। इसके अलावा ईपीएस जो आता है वो क्या था, बुक वैल्यू इनटू रिटर्न ऑन इक्विटी, बोले वो दोनों निकाल के बताइए। तो ठीक है सर, बुक वैल्यू पर शेयर तो हमको आता निकालना, बुक वैल्यू पर शेयर नेटवर्थ कहाँ गया भाई, ये शायद, इन दोनों को जोड़ दो, तो यहाँ कितना जाएगा 12 लाख, और यहाँ तो है ही नहीं 8 लाख, तो 12 लाख डिवाइडेड बाय कितना, नंबर ऑफ शेयर्स कहाँ है 1 लाख, और 8 लाख डिवाइडेड बाय 90, तो यह आ जाएगा बुक वैल्यू पर शेयर, ये आ गया 12 रुपये 10 रुपये। और रिटर्न ऑन इक्विटी कैसे है, तो बेटी बात समझने की कोशिश करो। बुक वैल्यू पर शेयर मतलब आप कितना परसेंटेज कमा रहे हो, ईपीएस एक शेयर की बुक वैल्यू पे आप कितना कमा रहे हो, दिस इज रिटर्न ऑन इक्विटी, मतलब इक्विटी शेयर के लिए आप कितना कमा रहे हो, दैट्स इट। तो ईपीएस डिवाइडेड बाय, तो ये आ गया रिटर्न ऑन इक्विटी। तो सबसे पहले शेयर प्राइस को हमने डीकम्पोज किया ईपीएस और प्राइस अर्निंग रेशियो से, और उसके बाद हमने ईपीएस को सेग्रीगेट किया, दो कंपोनेंट उसके, किसका, बुक वैल्यू पर शेयर और रिटर्न ऑन इक्विटी। खास बात जो फोकस करने वाली है, क्योंकि अब ध्यान देना, ये क्वेश्चन मेरा बनाया हुआ है इसलिए मैं फटाफट से, ये क्वेश्चन हमने पहले बनाया हुआ। मार्केट प्राइस किसका ज्यादा है, सर बीए लिमिटेड का ज्यादा है, ठीक है। ईपीएस किसका ज्यादा है, सर बीए लिमिटेड का ज्यादा है। प्राइस अर्निंग किसका ज्यादा है, सर बीए लिमिटेड का ज्यादा है, गुड। बुक वैल्यू पर शेयर, सर बीए लिमिटेड। रिटर्न ऑन इक्विटी किसका, बीए लिमिटेड। क्या हर चीज बीए लिमिटेड का ज्यादा है, हाँ सर बीए लिमिटेड की हर चीज ज्यादा है, गुड। अभी आगे और देखो, एस्टिमेट फ्यूचर ईपीएस ग्रोथ रेट। ग्रोथ रेट का फॉर्मूला बचपन से पढ़ा है, क्या, G = B × R। बी का मतलब क्या होता है सर बी का मतलब होता है रिटेंशन रेशियो। क्या डिविडेंड पे आउट रेशियो दिया है 40%, तो रिटेंशन रेशियो कितना आ गया 60%।
यहाँ 60%, तो रिटेंशन कितना है? आर का मतलब होता है रिटर्न ऑन इक्विटी, जो ऑलरेडी हमने निकाला हुआ है। अगर मैं बी को आर के साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आ जाएगा? ग्रोथ रेट। डिविडेंड पे आउट रेशियो दिया है तो रिटेंशन रेशियो निकलेगा, रिटर्न मल्टीप्लाई, तो यहाँ ग्रोथ रेट है 10। तो बोलो ग्रोथ रेट किस में ज्यादा? सर ग्रोथ रेट है बीए लिमिटेड में ज्यादा। तो साहब कंपनी बेहतरीन कंपनी, हर चीज अच्छी है, स्ट्रांग है। कौन सी कंपनी? सर बीए लिमिटेड। बस वो आपको समझाने की कोशिश कर रहा है कि सर जी बीए लिमिटेड बहुत स्ट्रांग कंपनी है, बहुत अच्छी कंपनी है, किसकी अपेक्षा? डीए लिमिटेड की। ऐसा क्यों पूछ रहा है वो मैं आपको अभी क्वेश्चन के साथ साथ समझाऊंगा। चलो आगे। पॉइंट नंबर 1 हो चुका है, 2 हो चुका, 3 इंपॉर्टेंट है। लिखा है बेस्ड ऑन अब दिख रहा होगा, लिखा बेस्ड ऑन एक्सपेक्टेड ऑपरेटिंग सिनर्जी बीए लिमिटेड estimate that intrinsic value of DA Limited would be ₹20 per share on its acquisition। BA Limited कह रहा है किसको खरीदने का सोच रहा है? DA Limited को। और BA Limited का ये कहना है कि साहब आपके कंपनी की मार्केट प्राइस नो डाउट 15 रुपए, 15 रुपए। लेकिन एक बात बताएं, आपकी कंपनी को अगर हम परचेस कर लेते हैं ना, तो आपकी कंपनी, हमारी नजरों से देखो तो आपके कंपनी की शेयर की कीमत 15 रुपए नहीं है। कितने रुपए है? तो बोले 20 रुपए है साहब, 20 रुपए। वो बता रहा है ये कंपनी हमारे लिए बहुत अच्छी है, मार्केट में क्या चल रहा है उसको भूल जाओ, 20 रुपए है हमारे हिसाब से, तो हम आपके शेयर के लिए आज भी 20 रुपए देने को तैयार है। उससे ज्यादा नहीं दे सकते, उससे ज्यादा देने का मतलब ही नहीं बनता। बोले ठीक है। You are required to develop a range of justifiable equity share exchange ratio and can be offered by BA Limited to shareholder of DA Limited based on your analysis. Part 1 2, would you expect the negotiated term to be closer to the upper or lower exchange ratio? सर क्या बोला, सर क्या बोला, बिल्कुल दिमाग खराब हो गया। बताओ शेयर एक्सचेंज रेशियो क्या होगा? किसी भी हालत में शेयर एक्सचेंज रेट तो सीधी सी बात है, वैल्यू पर शेयर ऑफ वेंडर कंपनी डिवाइडेड बाय वैल्यू पर शेयर ऑफ परचेसिंग कंपनी। तो वेंडर कंपनी के शेयर की वैल्यू कितनी है? अगर मैं बीए लिमिटेड, तो मैं 20 रुपए से 1 पैसा ज्यादा, मैक्सिमम 20। और अगर मैं हूं डीए लिमिटेड, मैं कहूंगा जितना ज्यादा देना दे दो, 15 से 1 पैसा कम नहीं। अगर 15 रुपए से भी आप कम ऑफर कर रहे हो तो साहब मैं आपको क्यों दूं सेवर, मैं मार्केट में बेच देते। इट मीन्स डीए लिमिटेड क्या बोलेगा? 15 से 1 पैसा कम नहीं, मिनिमम 15 चाहिए। और बीए लिमिटेड बोले मैक्सिमम 20, उससे 1 पैसा ज्यादा नहीं। इट मीन्स शेयर एक्सचेंज रेशियो क्या हो सकता है? एक रेंज बताना, रेंज। तो मिनिमम शेयर प्राइस ऑफ शेयर ऑफ 15 रुपए, तो उस हिसाब से शेयर एक्सचेंज रेशियो निकालो 15/40, तो 0.375। डीए लिमिटेड इससे कम नहीं लेगा। और बात है इंट्रिंसिक वैल्यू, डीए लिमिटेड की इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी है? 20 रुपए। बीए लिमिटेड बोलता है भाई आपके शेयर की वर्थ हमारे लिए 20 रुपए है, तो बोले हम इससे ज्यादा नहीं देंगे। तो रेंज किधर हो गई? इससे कम नहीं होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। तो शेयर एक्सचेंज रेशियो होगा क्या? अब सवाल ये है 0.5:1 होगा कि 0.375:1 होगा? इसी के बीच में होना है, इससे कम हो नहीं सकता, इससे ज्यादा हो नहीं सकता। तो बताओ भाई ये जो नेगोशिएशन चलेगा वो किधर जाएगा? ये क्या बोलेगा? बीए लिमिटेड इससे कम करने की, इससे ज्यादा तो मैं दूंगा ही नहीं, इससे कम करने की कोशिश करेगा, जितना कम हो सके कर देते हैं। और डीए लिमिटेड इससे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। अब किस तरफ जाएगी डील? नेगोशिएशन इस तरफ होगा, किसके ज्यादा क्लोज होगा? सोच के बताओ। कम से कम देने की कोशिश करेगा कौन? बीए लिमिटेड। और हो सकता है डीए लिमिटेड को मान जाए, इसके ज्यादा क्लोज होगा। क्यों सर, क्यों? बीए लिमिटेड बहुत सफाई देगा, बोले देखो सुनो, कौन? डीए लिमिटेड, डीए लिमिटेड हम आपको इतना देंगे। बोले नहीं हमको ज्यादा चाहिए, ऐसा वैसा। बोले सुनो मेरी बात, हर मामले में हम आपसे आगे। आप ईपीएस देख लीजिए, आप ग्रोथ रेट लीजिए, आप डिविडेंड पे आउट रेशियो देख लीजिए,
और डिविडेंड पे आउट रेशियो छोड़ो, रिटर्न ऑन इक्विटी देख लीजिए, बुक वैल्यू पर शेयर दीजिए, पार्ट 1 और पार्ट 2 हमने जो किया था पॉइंट, उसका एनालिसिस देख लीजिए। हर मामले में हम आपसे आगे, और आपके शेयर होल्डर हमारी कंपनी में आके खुश हो जाएंगे, खुश ही रहेंगे पक्का, क्योंकि उनको हर चीज में फायदा है ना। तो जो आपके शेयर होल्डर से पूछ लो आप चाहो तो, वो तैयार हो जाएंगे, इस शेयर एक्सचेंज रेशियो पे भी तैयार हो जाएंगे। हम हर मामले में फंडामेंटली आपसे अच्छे हैं, तो प्लीज इस पर डील क्लोज करते, बात खत्म। यही चीज पूछा है क्या, देख लो। बेस्ड ऑन एक्सपेक्टेड ऑपरेटिंग सिनर्जी, ये तो हो गया था। यहाँ यू आर रिक्वायर्ड टू डेवलप अ रेंज, ठीक है, that can be offered by BA Limited to the shareholder based on your analysis part 1 and part 2। बोले ये पार्ट 1 एंड 2 में जो एनालिसिस किया ना, इसके हिसाब से बताइए कि जो नेगोशिएशन होगा वो किसके क्लोज रहेगा, अपर लिमिट के कि लोअर लिमिट के। तो यही बस बताएं। द फंडामेंटल ऑफ DA Limited आर वीक, ठीक, एज रिफ्लेक्टेड बाय लोअर MPS, EPS, price earning ratio, return on equity, growth rate, etc. etc. Hence, exchange ratio should be fixed closer to the lower limit. That's it. ये लिखना था आपको। ठीक है सर, मतलब अच्छा था ये क्वेश्चन देखा जाए तो। आगे क्या बोल रहा है, पोस्ट मर्जर EPS वो तो हम निकाल ही लेंगे। अगर शेयर एक्सचेंज रेशियो ये वाला नहीं, बोले इस पर डील फाइनल हो गई 0.4:1। अब डील, अभी तक तो डील ही फाइनल नहीं हुई थी सर, पॉइंट नंबर 4 पे डील फाइनल हुई कि हम 0.4 शेयर इश्यू करेंगे। तो आपको निकालना पोस्ट मर्जर EPS, और आपको बताना EPS एक्रीशन हो रहा है या डायल्यूशन हो रहा है, मतलब EPS इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, कंपैरिजन करके। ये तो हमने किया हुआ है, ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो 0.4:1, तो कंबाइन अर्निंग कितना, 210 और 99, 1,00,000 शेयर, और सामने वाली कंपनी 80,000 शेयर्स है, उसमें 0.4 देंगे तो ये आ जाएगा पोस्ट 2.341। EPS बिफोर मर्जर BA का था 2 रुपये 10 पैसे, आफ्टर मर्जर है पॉइंट, तो इसका क्या हो रहा है, एक्रीशन हो रहा है, बढ़ रहा। और इसका EPS था 1.2375, पर यहाँ हमको इक्विवेलेंट करना पड़ता है, मैं फिर से बता रहा हूँ। इट मीन जो भी EPS है शेयर एक्सचेंज रेशियो से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ क्या हो रहा है, डायल्यूशन हो रहा है, EPS कम हो रहा है। ये पूछा था इम्पैक्ट, और क्या पूछा, बेस्ड ऑन 0.4:1 एक्सचेंज रेशियो, assuming that BA Limited pre-merger price earning ratio will continue after merger, estimate the post merger market price। वही निकालना पोस्ट मर्जर मार्केट प्राइस, और एक्रीशन और डायल्यूशन, मतलब यार सिंपल हो गया ये तो। EPS कितना निकला था, किधर गया, ये है, इसको मल्टीप्लाई कर देना होगा, शायद सॉल्यूशन है क्या, हाँ ये है 2.341 19, तो ये आ गया पोस्ट मर्जर MPS। बस 40 था, 15 था, इक्विवेलेंट निकालोगे तो ये एक्रीशन हो रहा है और ये भी एक्रीशन हो रहा है। क्यों होगा ये तो मैंने आपको वजह बता दी, बस, और ख़त्म हो गया क्वेश्चन। तो देखा जाए क्वेश्चन बड़ा ज़रूर था, लेकिन क्वेश्चन अच्छा था। और सुनो, ये क्वेश्चन आता है सर, तो प्लीज़ करोगे, ठीक है। चले अगले क्वेश्चन में, ये लीजिए, ये भी क्वेश्चन अच्छा है, और ये मैंने आप लोगों के लिए उठाया है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन लिया। लिखा T Limited E Limited आर इन द सेम इंडस्ट्री, ठीक है भाई। द फॉर्मर इज इन नेगोशिएशन फॉर एक्विजिशन ऑफ द लेटर, मतलब ये परचेसिंग कंपनी, लेटर ये हो गई, ये हो गया वेंडर कंपनी। इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट टू कंपनीज एज पर देयर लेटेस्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज गिवन बिलो। 10 रुपये का एक शेयर है, तो ये क्या है भाई, नंबर ऑफ शेयर है क्या, हाँ इक्विटी शेयर आउट, नंबर ऑफ शेयर्स हो गए। डेट भी है, 10% डिवेंचर है, 12% इसका है, इसका डेट है 510 का 10%, मतलब 58 लाख इंटरेस्ट आएगा, और इसका भी लिखा अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के माइनस करने से पहले, डेप्रिसिएशन के माइनस करने से पहले, और टैक्स के माइनस करने से पहले, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड ये दे रखा ये और ये, ठीक है। मार्केट प्राइस पर शेयर दिया हुआ। टी लिमिटेड, अब देखो बेटे, एक है टी लिमिटेड और एक है ई लिमिटेड। अब देखो हो क्या रहा, बोले टी लिमिटेड प्लान किया ऑफर ए प्राइस फॉर ई लिमिटेड। टी लिमिटेड का क्या प्लानिंग है, बोले हम पूरा बिजनेस खरीदेंगे, बिजनेस एज ए होल विच विल बी 7 टाइम्स ये, बोले सामने वाली कंपनी को हम खरीद लेंगे
और बोले देंगे कितना, बोले हम देंगे जितना इसका अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट डेप्रिसिएशन एंड टैक्स है उसका 7 गुना ज्यादा पेमेंट करेंगे, 7 गुना ज्यादा। हाँ लेकिन इसका 7 गुना ज्यादा, पर उसमें से पहले हम डेट को क्या कर देंगे माइनस, और उसके बाद जो पैसा बचेगा हम शेयर्स इश्यू कर देंगे। अच्छा, डेट माइनस करने के बाद जो पैसा बचा वो इक्विटी शेयर का, वो हमारा नेट कंसिडरेशन माना जाएगा। ये किसका प्लानिंग चल रहा था, टी लिमिटेड। ऐसे साहब ई लिमिटेड क्या बोल रहे जरा देखते हैं। ई लिमिटेड कहता है कि ई लिमिटेड बोले हमको ये सब कहानी नहीं चाहिए, बोले हमारे लिए सिंपल सी बात है, हमें 1 शेयर इन टी लिमिटेड, हमारे 2 शेयर के बदले में प्लीज आप 1 शेयर दे दीजिएगा, और मार्केट प्राइस के हिसाब से जो भी मार्केट प्राइस है हम तैयार हैं। टैक्स रेट दिया 30%। भाई ये टैक्स रेट बीच में क्यों दे दिया, अच्छा खासा तो चल रहा था। मांग क्या रहा, नेट कंसिडरेशन पेएबल, तो दोनों के एंगल से सोचना पड़ेगा। टी लिमिटेड के हिसाब से नेट कंसिडरेशन कितना, और ई लिमिटेड के हिसाब से नेट कंसिडरेशन कितना। नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इश्यूड बाय टी लिमिटेड, ठीक है। ईपीएस ऑफ टी लिमिटेड आफ्टर, ईपीएस निकालना है, उसके लिए तो अर्निंग निकालना पड़ेगा। इंटरेस्ट माइनस होगा, डेप्रिसिएशन का तो कुछ दिया ही नहीं है, टैक्स माइनस हो सकता है, टैक्स का रेट दिया, ठीक है। डेप्रिसिएशन 0 मान के चलेंगे, और क्या। एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस पर शेयर ऑफ टी लिमिटेड आफ्टर एक्विजिशन, ये सब तो ईपीएस के बाद होगा। स्टेट ब्रीफली द एडवांटेज टू टी लिमिटेड फ्रॉम द एक्विजिशन कैलकुलेशन, ऐसा ऐसा दिया, ठीक है। अभी क्या करें, सुनो, टी लिमिटेड के एंगल से बात करते ये सब चीज, तो सबसे पहले ईपीएस लगेगा ना, तो ईपीएस निकाल तो लेते फिर सोचते हैं। अच्छा दोनों का निकाला इनकम स्टेटमेंट, टेंशन खत्म। ये दिया है, ठीक है। इंटरेस्ट माइनस हो गया 58 और 240 का 12.5%, कितना आ रहा भाई, ठीक है। 240 इंटू 12.5%, 30। अर्निंग बिफोर टैक्स आ गया, टैक्स हो गया, तो अर्निंग आफ्टर टैक्स आ गया, नंबर ऑफ शेयर्स से डिवाइड हो गया, तो ये ईपीएस आ गया, यही चाहिए था। मार्केट प्राइस दिया तो प्राइस अर्निंग रेशियो आ गया, ठीक है। अब आपको ना अलग अलग एंगल से बात करनी है। सबसे पहले बात किसके एंगल से कर लेते, टी लिमिटेड, नेट कंसिडरेशन पेएबल। तो वो बोल रहे थे जितना इनका अर्निंग बिफोर एक्सेट्रा क्या क्या नाम है ये, इससे 7 गुना ज़्यादा पेमेंट करेंगे, ठीक है भाई, हो गया। पर डेट माइनस करेंगे, तो ये हम नेट कंसिडरेशन दे देंगे, तो ठीक है। तो टी लिमिटेड कितना देने को तैयार है, इतना नेट कंसिडरेशन। अब पूछा दूसरे पॉइंट में कि बताओ कितने शेयर इश्यू करेंगे, तो भाई हमारी कंपनी का शेयर का प्राइस कितना है 220, तो हम इतना, और 1 शेयर 220 का इश्यू करेंगे, तो हम मैक्सिमम इतना शेयर इश्यू करेंगे। पोस्ट मर्जर ईपीएस, ईपीएस निकालना है, तो भाई अर्निंग आफ्टर टैक्स ये और ये, इन दोनों को जोड़ देंगे। और हमारी कंपनी में पहले से शेयर्स कितना है 12 लाख, और हम नए शेयर इतने इश्यू करेंगे 2.60 अप्रॉक्स, तो ये आ गया पोस्ट मर्जर ईपीएस। फिर मांगा पोस्ट मर्जर एमपीएस, तो प्राइस अर्निंग रेशियो से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। ये किसके हिसाब से, टी लिमिटेड के हिसाब से। ई लिमिटेड तो भाई साहब ये बोल रही थी कि 2 के बदले में 1 चाहिए, चलो तो देखते हैं। नेट कंसिडरेशन, अच्छा और भी कुछ बचा है क्या टी लिमिटेड एडवांटेज में है, हाँ अभी टी लिमिटेड वाला ही चल रहा था, सॉरी 5वां भी पॉइंट है मेरे पास, क्वेश्चन नहीं, अब क्वेश्चन देखना, 5वां पॉइंट है सर, देख ही लेते ना। हाँ पूछा था टी लिमिटेड एडवांटेज में है कि नहीं, इसके अलावा पॉइंट नंबर 5 और पूछा, तो साहब ये बताओ पोस्ट मर्जर एमपीएस है 226 रुपये, और प्री मर्जर एमपीएस था 220 रुपये, तो ये तो एडवांटेज में है कितने रुपए, 6 रुपये 5 पैसे। अगर इसके हिसाब से काम होता है तो अब किसके एंगल से बात करेंगे हम सर, अब हम बात करेंगे ई लिमिटेड। 2 के बदले में 1, नंबर ऑफ शेयर्स कितने सामने हुए 6 लाख, तो 0.5, कितने शेयर इश्यू हो गए 3 लाख, और 1 शेयर सामने वाली कंपनी कितने में इश्यू कर रही है 220, तो इनको भाई 660 लाख रुपए मिलेगा ई लिमिटेड के प्लान से, ठीक है 660 लाख रुपए। नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इश्यूड, ये तो हो गया ना यार, 3 लाख टाइम पास क्या। पोस्ट मर्जर ईपीएस, तो पोस्ट मर्जर ईपीएस के 240 + 60, समझ गया ना, 240 + 60 ये हो गया,
और नंबर ऑफ शेयर 12 लाख तो हमारी कंपनी के थे, और नए शेयर कितने इश्यू करोगे 3 लाख, पोस्ट मर्जर ईपीएस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 220 आ गया, पोस्ट मर्जर एमपीएस हो गया। और टी लिमिटेड प्राइस पहले कितना था, टी लिमिटेड प्राइस ऑफ शेयर नॉट चेंज। टी लिमिटेड को फायदा है कि नहीं, टी लिमिटेड को, तो टी लिमिटेड को यहाँ लॉस नहीं है, प्रॉफिट भी नहीं, बराबर। इट मीन्स चाहे हम अपने हिसाब से काम करें, चाहे हम आपके हिसाब से काम करें, हमें किसी भी हालत में लॉस नहीं हो रहा। ठीक है जी, कैसा था क्वेश्चन, बेहतरीन सर। आगे चल रहा है 1:5:1। ठीक है, ठीक है, पहला काम हो गया। अब क्या मांगा, नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इश्यूड, वो तो आराम से कम करेंगे। सामने वाली कंपनी में कितने शेयर्स है, अच्छा ये है ना यार, ये वेंडर कंपनी है, ये तो गड़बड़ हो जा रहा है। वेंडर कंपनी तो कितने शेयर है, 14 शेयर, एक्शन रेशियो निकला पॉइंट, तो कितने शेयर इश्यू करेंगे 1.75 लाख। ठीक है, क्वेश्चन आपके सामने है। और अब क्या मांगा है, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट ईजी, कैश जोड़ दोगे, एसेट साइड में कोई दिक्कत नहीं है, बैंक आ जाएगा, इन्वेस्टमेंट आ जाएगा, एडवांसेस, अदर एसेट, इधर कोई दिक्कत नहीं। शेयर कैपिटल में हमारी कंपनी में पहले से शेयर कैपिटल है 500 लाख, और हम शेयर इश्यू कर रहे हैं 1.75, 10 का एक तो ये आ गया 517.50। रिजर्व एंड सरप्लस में सामने वाली कंपनी का हम रिजर्व टेकन ओवर नहीं कर रहे तो 5500। डिपॉजिट्स भी हो गए। ये कैपिटल रिजर्व कहां से आया, तो सुनो ध्यान से समझना मेरी बात का। सामने वाली कंपनी में नेट एसेट्स कितना, नेट वर्थ कितना है, दोनों मिला के नेट एसेट्स कितना चेक करो बेटे, ये है सर 140 और 70। तो बोलो कितना सर, सामने वाली कंपनी में 210 लाख का नेट वर्थ है, 210 लाख। और कोई इंफॉर्मेशन है क्या, नेट एसेट्स मिल सकता है, चलो 210। ठीक है, तो भाई मैं सामने वाली वेंडर कंपनी की नेट एसेट्स है 210, पर इस 210 के लिए हम जो पेमेंट कर रहे हैं, सिर्फ हम 1.75 लाख शेयर इश्यू कर रहे हैं। हम पेमेंट कर रहे हैं पैट 1.75 इंटू 10, मतलब हम पैट कर रहे हैं 17.50 लाख। एक तो होता अगर हम ज्यादा पेमेंट करें तो गुडविल, और कम पेमेंट करें तो कैपिटल रिजर्व। तो क्या यहाँ हम कम पेमेंट कर रहे हैं, यस, तो कैपिटल रिजर्व हो जाएगा 210 माइनस 17.5, तो आंसर आ गया 192.5। इन दोनों का डिफरेंस ये आ जाएगा 192.5, दिस इज कैपिटल रिजर्व। क्योंकि 210 की चीज आपको मिल गई, अकाउंटिंग में तो आपने अच्छे से पढ़ा है। बाकी ये क्या बैलेंस शीट टैली हो जाएगी, यस, ये बैलेंस शीट टैली हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद क्या मांगा था, कैलकुलेशन ऑफ कार एंड ग्रॉस एनपीए आफ्टर मर्जर। आफ्टर मर्जर कार बताना आपको, मतलब वो रेशियो बताना। रेशियो कैसे निकाला जाता है, तो रेशियो कैसे निकाला जाता है, कार का फॉर्मूला तो क्या था यार, कैपिटल डिवाइडेड बाय रिस्क वेटेड एसेट्स। तो यहाँ कार कितना था 4%, और पी लिमिटेड में कितना था 16%, ये दिख रहा है 4 और 16। कैपिटल यहाँ 210 है और 6000 है ही, कैपिटल देख लो, कैपिटल मतलब इक्विटी प्लस रिजर्व। तो उस हिसाब से CRAR निकल जाएगा, रिस्क वेटेड एसेट्स। इसका कितना 5250, इसका कितना 3750। तो दोनों का कैपिटल कितना हो गया 6210, दोनों का रिस्क वेटेड एसेट्स हो गया इतना। तो क्या पोस्ट मर्जर कार निकल सकता है 14.53 पर। अच्छा, अब बात किसकी करते हैं, एनपीए। और एनपीए किस पे बनाया जाता है, एडवांसेस।
तो यहाँ एडवांसेस कितना था आर में 3500 और यहाँ कितना 27,000। ये कहाँ से मिलेगा, आप बैलेंस शीट चेक कीजिए। अब बैलेंस शीट में ये देखो एडवांसेस 3500 और 27,000। इसका एनपीए निकाल देते हैं, सिंपल सी बात है, और जोड़ देते हैं। एनपीए 40%, तो ये आ गया नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। इसको टोटल कर लो और इसको टोटल कर लो, तो इस 2750 नॉन परफॉर्मिंग एसेट, टोटल एडवांसेस ये है। हमसे तो ये मांगा था, ये हमने निकाल लिया, बस बात खत्म। सर क्वेश्चन अच्छा है और आपको किसी भी हालत में करना, किसी भी कंडीशन में ये क्वेश्चन करके जाना, ठीक। चलो जी, आगे क्वेश्चन है, एक सिंपल सा पॉइंट है, मैक्सिमम एंड मिनिमम एक्शन रेशियो। बच्चों के बड़े सारे डाउट्स आते इस टॉपिक, ये सर समझ में ही नहीं आता कि ये है क्या, या किसी और तरीके से किया गया, कोई और कुछ नहीं है, सिंपल है, कॉमन सेंस लगाओ आंसर आएगा। सुनो मेरी बात, एग्जाम्पल के थ्रू। ए लिमिटेड भाई बी लिमिटेड को खरीद रहा है, तो ए लिमिटेड हो गई परचेसिंग कंपनी, बी लिमिटेड हो गई वेंडर कंपनी। अर्निंग आफ्टर टैक्स दिया है 50 लाख 20 लाख, ठीक है। नंबर ऑफ शेयर्स दिया 20 लाख 10 लाख। सर क्वेश्चन नंबर कौन सा है, कोई नंबर नहीं बेटे, एग्जाम्पल। और एमपीएस दिया 30 और 20। अब सुनना ध्यान से, व्हाट इज द मैक्सिमम एक्शन रेशियो एक्सेप्टेड टू द शेयर होल्डर ऑफ ए लिमिटेड इफ प्राइस अर्निंग रेशियो इज 12। भाई साहब ए लिमिटेड, सर जी ए लिमिटेड मैक्सिमम कितना शेयर्स दे सकते हैं, मैक्सिमम शेयर एक्शन रेशियो कितना। एक बात है, दुनिया इधर से अर्निंग कम हो ज़्यादा हो कोई दिक्कत नहीं, हमारी वेल्थ में कमी नहीं होनी चाहिए। अगर मर्जर के बाद अगर हमारी वेल्थ कम हो रही है ना, तो फिर नहीं करना हमको मर्जर। इट मीन्स मैक्सिमम से मैक्सिमम देने को तैयार है, जितना चाहे। हमारा शेयर का प्राइस 30 रुपये से किसी भी हालत में कम नहीं होना चाहिए। अगर पोस्ट मर्जर एमपीएस 30 रुपये से कम होता है साहब, तो फिर हम नहीं करना, मर्जर ही नहीं करना। मैक्सिमम 30 से कम नहीं। तो पोस्ट मर्जर ईपीएस कितना होना चाहिए, 30, तो 30 यहाँ लिख सकते हैं। और पोस्ट मर्जर ईपीएस तो निकालना आता है ना सर, पोस्ट मर्जर ईपीएस, पोस्ट मर्जर एमपीएस कैसे निकालोगे, पोस्ट मर्जर ईपीएस इंटू प्राइस अर्निंग रेशियो, ये कैसे निकलेगा, इन दोनों को जोड़ो, 20 लाख ये भी आ जाएगा, और 10 लाख इंटू शेयर एक्शन रेशियो, ये आ गया ईपीएस, इंटू करोगे प्राइस अर्निंग रेशियो, तो ये आ गया। इसको सॉल्व कर लेना, तो कितना आ गया 0.8:1। मेरी बात समझ में आ रही है ना, सिंपल सी बात बोल रहा हूँ, सिंपल सा स्टेटमेंट। और स्टेटमेंट क्या, स्टेटमेंट बस इतना सा है कि किसी भी हालत में मर्जर से पहले अगर मेरी कंपनी का शेयर का प्राइस 30 रुपये है, तो मर्जर के बाद भी 30 से कम नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम उतना ही हम शेयर एक्शन रेशियो एक्सेप्ट कर सकते हैं। ठीक उसी तरह से वेंडर कंपनी भी बोल सकती है कि मिनिमम हमें कम से कम कितना चाहिए। मैक्सिमम तो जितना देना दो भाई, खुशी की बात, पर मिनिमम कम से कम हमें इतना दे देना साहब कि मर्जर से पहले जो 20 रुपये था मार्केट प्राइस, मर्जर के बाद भी हमारी कंपनी के शेयर का प्राइस 20 रुपये ही होना चाहिए। तो बस एक्स करके उसको भी निकाल लेंगे, लेकिन उसमें एक बात ध्यान देना, कंबाइन अर्निंग, अच्छा 5% का सिनर्जी बेनिफिट है वो देख लेना, यहाँ 5% का सिनर्जी बेनिफिट है वो ले लिया, 20, ये तो वैसे ही बना इक्वेशन, कोई दिक्कत नहीं है, इंटू प्राइस अर्निंग रेशियो। सर ये एक्स क्या है बेटे, ये कभी भी आप इक्विवेलेंट एमपीएस लेते हो, याद है इक्विवेलेंट मतलब सर, मतलब बेटे सीधी सी बात है कि आप यहाँ जो भी आता था एमपीएस उसको मल्टीप्लाई किससे करते थे, शेयर एक्शन रेशियो से, तब वो क्या आता था 20। बस इस इक्वेशन पे ध्यान देना, बाकी कुछ नहीं, बस आंसर आ गया 0.6 पे। ये कॉन्सेप्ट बच्चों को समझ में नहीं आता, पर इसमें ऐसा कुछ है नहीं, लॉजिक है, बात खत्म। इतना टाइम नहीं लगना चाहिए था मर्जर की क्लास में, मर्जर एंड एक्विजिशन, बहुत सारी चीज़ें मैंने नहीं भी करवाया है इसमें, जो मतलब रिपीट क्वेश्चन करवाने का सेंस नहीं बनता। ठीक है, ऐसा है कि अब मर्जर खत्म हो, इतने कर सकते हो, अभी 1-2 जितना भी टाइम है उसमें आपका रिवीजन हो रहा है, और टाइम मिलेगा तो आप एक्स्ट्रा क्वेश्चंस देख सकते हो। ठीक है जी, अब जल्दी ही मिलेंगे, कुछ नए कॉन्सेप्ट लेके आऊँगा, मैं रिवीजन नहीं करूँगा, रिवीजन तो मोर देन सफिशिएंट हो गया, कुछ 1-2 कॉन्सेप्ट है, कुछ नई चीज़, इस तरह से क्लासेस चलेगी। ठीक है, थैंक यू।
बाय बाय, मिलते जल्दी मिलेंगे इस बार तो, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय बेटे, ऑल द बेस्ट। चलो जी अब आगे चलते हैं और अब बात करेंगे हम लोग डीमर्जर की। सर डीमर्जर, मर्जर अलग होना, सॉरी एक साथ मिलकर काम करना, डीमर्ज मतलब अलग करना। एक ही क्वेश्चन है हमारे प्रैक्टिस मैनुअल में और ये क्वेश्चन है आपके सामने। क्या लिखा जरा देख लेते हैं। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज रिलेटिंग टू फॉर्च्यून इंडिया लिमिटेड। एक कंपनी है फॉर्च्यून इंडिया लिमिटेड, ठीक है, हैविंग टू डिवीजन, फार्मा डिवीजन एंड फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड, एफएमसीजी। सीधा सा यार, तो भाई एक कंपनी है फॉर्च्यून लिमिटेड और उसके दो डिवीजन है। कौन कौन से? एक फार्मा डिवीजन है और एक एफएमसीजी है। पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ फॉर्च्यून इंडिया लिमिटेड। फॉर्च्यून इंडिया लिमिटेड एक कंपनी, उसका फार्मा और एफएमसीजी। फॉर्च्यून इंडिया लिमिटेड की पेड अप शेयर कैपिटल है 3000 लाख इक्विटी शेयर्स, 3000 लाख इक्विटी शेयर्स। और शेयर कितने का? 1 रुपया का एक। फॉर्च्यून इंडिया लिमिटेड डिसाइड टू डीमर्ज फार्मा डिवीजन एज फॉर्च्यून फार्मा लिमिटेड। ये क्या कर रहा है? बोले एफएमसीजी डिवीजन है और फार्मा डिवीजन है, बोले फार्मा डिवीजन को हटा देते हैं और फार्मा क्या नाम है लिमिटेड बना देते हैं, फॉर्च्यून फार्मा लिमिटेड, और एफएमसीजी रखते हैं। इट मीन्स वो डीमर्ज कर रहा है। कौन से डिवीजन को हटा रहा है? फार्मा डिवीजन को हटाकर फार्मा प्राइवेट लिमिटेड ऐसा कुछ बना रहा है, फॉर्च्यून फार्मा लिमिटेड। और एफएमसीजी अलग, एफएमसीजी अलग, फार्मा डिवीजन अलग। मतलब सर, मतलब सीधी सी बात है, फॉर्च्यून इंडिया लिमिटेड एक फार्मा डिवीजन है और एफएमसीजी, तो ये हटके क्या बन गया? ये बन गया फॉर्च्यून फार्मा लिमिटेड, ठीक है। ओके सर, आगे लिखा है डिटेल ऑफ, और ये डीमर्जर कब हो रहा है? 1 अप्रैल 2009 को। डिटेल्स ऑफ फॉर्च्यून इंडिया लिमिटेड 31 मार्च 2009 एंड फॉर्च्यून फार्मा लिमिटेड 1 अप्रैल 2009 आर्ग्यू। फिर से पूरी कंपनी एज अ होल की ये इंफॉर्मेशन है, मतलब इसमें दोनों चीजें सर, एफएमसीजी भी है इसमें और इसमें किसमें है? फार्मा भी है। सर कैसे बोल सकते हो? क्योंकि ये इंफॉर्मेशन डीमर्जर से पहले की है और ये 1 अप्रैल की इसमें से फॉर्च्यून फार्मा लिमिटेड मतलब ये न्यू कंपनी की इंफॉर्मेशन है। ये जब डीमर्ज नहीं हुए थे और इसमें से कुछ पार्ट इधर चला गया, तो बोलो एफएमसीजी में कितना बचा होगा, निकाल सकते हैं। आउटसाइड लायबिलिटी सिक्योर्ड लोन, आउटसाइड लायबिलिटी में सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड, करंट लायबिलिटी, फिक्स एसेट, इन्वेस्टमेंट, करंट एसेट, लोन्स एंड एडवांसेस एंड डेफर्ड टैक्स। देखो, बोर्ड ऑफ कंपनी हैज डिसाइडेड टू इश्यू नेसेसरी इक्विटी शेयर्स ऑफ फॉर्च्यून। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी हैज डिसाइडेड टू इश्यू necessary equity shares of Fortune Pharma Limited ₹1 each without any consideration to shareholder of Fortune India Limited. For that purpose following points to be considered. सुनना ध्यान से मेरी बात। एक कंपनी थी, कंपनी का नाम क्या था? फॉर्च्यून इंडिया लिमिटेड। मैं शेयर होल्डर था फॉर्च्यून इंडिया लिमिटेड का, शेयर होल्डर था, जिसमें एफएमसीजी भी थी, जिसमें फार्मा भी था। अलग हुआ, दोनों डिपार्टमेंट अलग हो गए। तो भाई जो अलग हो रहा फार्मा डिवीजन, ठीक है, फॉर्च्यून फार्मा लिमिटेड बन रहा है, उसमें तो मैं शेयर होल्डर हूं ही और इधर भी मैं शेयर होल्डर हूं। बात समझने की कोशिश करो, मैं शेयर होल्डर हूं किसका? मैं शेयर होल्डर हूं फॉर्च्यून इंडिया लिमिटेड का। मुझ पे मेरा कंट्रोल है एफएमसीजी में भी और फार्मा डिवीजन में भी। एग्री? जब फार्मा डिवीजन अलग कर रहे हो तो नो डाउट इसके शेयर होल्डर अलग हो गए, पर भाई मुझे मिलना चाहिए ना यार। अल्टीमेटली तो मैं शेयर होल्डर ही हूं, भले मैं फॉर्च्यून इंडिया का हूं, लेकिन वो जो आप अलग कर रहे हैं ना फार्मा डिवीजन, भाई उसके शेयर्स दो ना। राइट तो मेरा ही है, मैं ही तो ऑनर हूं। किसका? एफएमसीजी का भी और फार्मा डिवीजन का भी। तो भाई उसके शेयर्स भी मुझे दो। तो यही लिखा है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ कंपनी ने डिसाइड किया कि हम शेयर इश्यू करेंगे। किसके? न्यू कंपनी के, फॉर्च्यून फार्मा लिमिटेड के।
किसको? फॉर्च्यून इंडिया, मुझे ही। जब आप अलग कर रहे हो तो नो डाउट मैं फॉर्च्यून इंडिया का शेयर होल्डर हूं, पूरी कंपनी का। जब उस डिपार्टमेंट को अलग कर दी, हालांकि मैं ही मालिक था, पर अलग कर रहा है तो भाई उसका भी तो शेयर लो। और सुनो, मुझसे पैसे तो मांगना मत, मेरा ही डिपार्टमेंट, मैं ही ऑनर, आप मुझे कैसे दे सकते? यही कुछ था, समझा चुका हूं, डिटेल में समझा। विदाउट एनी कंसिडरेशन टू द शेयर होल्डर ऑफ फॉर्च्यून इंडिया लिमिटेड, ठीक, फॉर्च्यून इंडिया लिमिटेड का शेयर होल्डर, फॉर दैट पर्पज फॉलोइंग पॉइंट्स इज टू बी कंसिडर्ड। क्या क्या पॉइंट्स है लिखा? एस्टिमेटेड प्रॉफिट, एस्टिमेटेड प्रॉफिट फॉर द ईयर 19, एस्टिमेटेड मतलब फ्यूचर में होने वाला प्रॉफिट 11,400 लाख है कंपनी का। कंपनी मतलब ये अब एफएमसीजी हो गई क्योंकि एस्टिमेटेड है एफएमसीजी का। और 1470 किसका होगा? फार्मा का, फॉर्च्यून फार्मा का, ठीक है। एस्टिमेटेड मार्केट प्राइस एफएमसीजी वाला, फॉर्च्यून फार्मा का नहीं, ये तो फार्मा का 24.5। एस्टिमेटेड मार्केट प्राइस ऑफ फॉर्च्यून फार्मा लिमिटेड मतलब न्यू कंपनी का। एवरेज प्राइस अर्निंग रेशियो एफएमसीजी सेक्टर का है 42 और फार्मा सेक्टर का है 25, विच इज टू बी एक्सपेक्टेड फॉर बोथ द कंपनीज, ठीक है। रेशियो अब मांगा क्या? द रेशियो इन विच शेयर ऑफ फॉर्च्यून फार्मा आर टू बी इश्यूड टू द शेयर होल्डर ऑफ फॉर्च्यून इंडिया लिमिटेड। वो कह रहा है साहब, सुनना ध्यान से, मैं शेयर होल्डर हूं किसका? फॉर्च्यून इंडिया लिमिटेड, मतलब एज ए होल। जब कंपनी डीमर्जर नहीं हुई थी तब मैं शेयर होल्डर था। अब साहब इन्होंने फार्मा डिवीजन अलग कर दिया, बिल्कुल, तो मुझे शेयर चाहिए। तो बोले बताओ आपके पास अगर एक शेयर है तो आपको फॉर्च्यून फार्मा लिमिटेड के कितने शेयर मिलेंगे? ये शेयर्स, ये वाला पॉइंट अच्छा था। और इसको निकालने का तरीका ही अलग है, मेथड ही अलग है, बिल्कुल मजा आ जाएगा। अभी सुनो, अर्निंग आफ्टर टैक्स कितना है? ध्यान से सुनो, 1470। सर 1470 किसका है? 1470 किसका है? 1470 फार्मा डिवीजन का। अच्छा सर, तो अर्निंग आफ्टर टैक्स कितना होने वाला है? 1470। मार्केट प्राइस दिया है 24 रुपये 50 पैसे, प्राइस अर्निंग रेशियो दिया है 25। सोच के बताना, अगर मार्केट प्राइस मालूम है, अगर प्राइस अर्निंग मालूम है, तो क्या एस्टिमेटेड ईपीएस निकल सकता है? हाँ सर, ये निकला ईपीएस। अगर आपको अर्निंग आफ्टर टैक्स मालूम है न्यू कंपनी का और आपको ईपीएस मालूम है, तो क्या नंबर ऑफ शेयर्स निकल जाएंगे? यस, दिस डिवाइड। तो नंबर ऑफ शेयर्स न्यू कंपनी के फॉर्च्यून कितने शेयर्स हैं? 1500। इसका मतलब सोच लो बेटे, बात खत्म। जब कंपनी एक थी फॉर्च्यून, तब 3000 शेयर्स थे। जब फार्मा डिवीजन अलग हुआ तो उन्होंने 1500 शेयर्स ही इश्यू किए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हर 2 शेयर के बदले में एक ही शेयर इश्यू हुआ है नई कंपनी का। इट में शेयर एक्सचेंज रेशियो निकल गया 0.5:1। ये खेल है बेटे, बस ये वाला पॉइंट थोड़ा सा हटके है इसमें, ये वाला पॉइंट, इस पे थोड़ा सा ध्यान से काम करना, ठीक है। आगे तो फिर ईजिए, आगे तो कुछ है नहीं। आगे क्या मांगा है? एक्सपेक्टेड एमपीएस निकालना है। किसका निकालना? फॉर्च्यून इंडिया लिमिटेड। फॉर्च्यून इंडिया लिमिटेड मतलब बच्चे हो एफएमसीजी 11,400 है, ठीक है। नंबर ऑफ शेयर्स कितना है? ऑलरेडी 3000 है। इसका ईपीएस निकल गया और ईपीएस को प्राइस अर्निंग से मल्टीप्लाई कर दिया तो एमपीएस निकल गया। सिंपल था ये, और कुछ। इसके बाद और क्या मांगा है? बुक वैल्यू पर शेयर ऑफ बोथ इमीडिएटली आफ्टर डीमर्जर। बुक वैल्यू मतलब एसेट्स माइनस लायबिलिटी। इक्विटी शेयर कैपिटल रिजर्व तो दिया नहीं है, तो एसेट्स माइनस लायबिलिटी कर देंगे। एसेट्स सुनो किस किस का मांग रहा है? कंपनी। ये किसका है? ये था टोटल डीमर्जर से पहले, उसमें से किसका हटा देंगे? न्यू कंपनी का हटा देंगे, तो बचा हुआ किसका बचेगा? फिर फॉर्च्यून, मतलब इसमें से कुछ पार्ट किसको मिल गया? फॉर्च्यून फार्मा, तो बचा हुआ फॉर्च्यून इंडिया का ही तो होगा। बात समझ में आ रही है ना? इट मीन्स आप इसको जोड़ो, टोटल कितना हो रहा है? एसेट्स। ये किस किस का है? ये दोनों का मिलाकर 20,400 प्लस 12,300 प्लस -200। तो अगर मैं कहूँ टोटल एसेट्स कितना है? 70,000। उसमें से इसका 7740,
ये कितना है, ये है 25,100। तो अगर मैं कहता हूँ 70,000 में से 25,100 है फॉर्च्यून फार्मा का, तो बताओ एफएमसीजी सेक्टर का कितना होगा बचा हुआ, 44,900। ये कौन सा है, ये फॉर्च्यून इंडिया का बचा हुआ रिमेनिंग, और ये फॉर्च्यून का, तो बुक वैल्यू निकाल लेंगे इसी तरह से। तो वही किया उन्होंने कहा फॉर्च्यून इंडिया जब दोनों एक साथ थे तो 70,000 था, फार्मा को 25,100 मिल गया, तो एफएमसीजी वाला इतना बचा। ठीक, लायबिलिटी भी ऐसे ही किया, तो नेट एसेट आ गया डिवाइडेड बाय यहाँ 1500 शेयर्स और यहाँ 3,000 है, तो ये आ गया बुक वैल्यू पर शेयर। ठीक, क्वेश्चन अच्छा है बेटे, देखकर जाना है, किसी भी हालत में देखकर जाना है आपको। ठीक है सर, चले अगले क्वेश्चन पे। यस, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन आने की तो भी पॉसिबिलिटी बनती है। ये वाला क्वेश्चन जो दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 23, लिखा द CEO ऑफ अ कंपनी थिंक्स दैट शेयर होल्डर ऑलवेज लुक फॉर EPS। ठीक है भाई, therefore he consider maximization of EPS as his company's objective। सभी का ऑब्जेक्टिव होता है। his company's current net profit, कौन सी वाली कंपनी पता नहीं, जो भी चल रही है, बोले अभी प्रॉफिट कितना है 80 लाख और प्राइस अर्निंग रेशियो है 10.5। और ये जो है भाई साहब, ये कोई और कंपनी खरीदना चाहते हैं जिसकी अभी नेट प्रॉफिट है 15.75 लाख और प्राइस अर्निंग रेशियो है 10 टाइम्स। मांग क्या रहा, what is the maximum exchange ratio which the CEO should offer so that he could keep EPS important, he could keep EPS at current level। एक्सचेंज रेशियो बताना है ताकि EPS सेम रहे। तो सबसे पहले काम क्या, पहले थोड़ा हम एक इंफॉर्मेशन लिख देते दोनों कंपनी के विषय में। परचेसिंग कंपनी, वेंडर कंपनी, पैट दिया था, प्राइस अर्निंग रेशियो दिया है कि दोनों का, हाँ दोनों का दिया। प्राइस अर्निंग रेशियो दिया तो नो डाउट MPS निकल गया। अगर MPS निकल गया, प्राइस अर्निंग रेशियो दिया हुआ है, MPS है प्राइस अर्निंग रेशियो है, तो EPS निकल जाएगा। बोलो हाँ हाँ। अगर EPS मालूम है, अगर पैट मालूम है, जैसे अभी किया था, तो पैट डिवाइडेड बाई, तो क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ शेयर्स। अब वो बोल रहा है कि शेयर एक्सचेंज रेशियो क्या होना चाहिए, शेयर एक्सचेंज रेशियो क्या होना चाहिए कि पोस्ट मर्जर EPS भी कितना हो, 4। सर इसका मतलब है कि शेयर एक्सचेंज रेशियो EPS के बेसिस पे किया जा सकता है। हाँ, फिर मैं क्या कर सकता हूँ, 10.5 डिवाइडेड बाय 4, आंसर आएगा 2.625। याद है, अल्टरनेटिव आप ऐसा भी कर सकते हो। पहला तो ये तरीका, अल्टरनेटिव ये कर सकते हो, EPS कितना रख देंगे 4, कंबाइन अर्निंग जोड़ देंगे कितना कितना 80 और 15.75, नंबर ऑफ शेयर्स कितना हो गया, पहले से कितना है 20, और यहाँ x, तो x की वैल्यू निकल जाएगी, x की वैल्यू आ गई। आप ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, ये मैं करवाया हूँ इसलिए मैं थोड़ा स्पीड से चल लिया। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 1 तो हो गया। पॉइंट नंबर 2 क्या बोल रहा है भाई साहब, ये क्या कह रहा है, ये अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला। बोले जो CEO है वो बोलते हैं हम शेयर के बदले में शेयर नहीं देंगे, हम पैसा ले लो, पैसा ले लो भाई, ख़त्म करो। साहब जी पैसे कहाँ से लाओगे, सर हम बैंक से ले लेंगे। वही बोल रहा है कि हम क्या करेंगे, बोरो करेंगे 15% के हिसाब से, और हम टारगेट कंपनी को खरीद लेंगे, सीधा सीधा क्या पेमेंट कर देंगे, कैश का पेमेंट कर देंगे। तो बताइए कितना कैश का पेमेंट करे कि EPS मेंटेन रहना चाहिए। टैक्स का रेट कितना है 30%। नो डाउट, बोरोइंग करोगे तो इंटरेस्ट दोगे, इंटरेस्ट दोगे तो टैक्स सेविंग्स होगा, इतना तो हम समझदारी से काम कर सकते हैं। देखते हैं, इफ वी बोरो एंड पेड कैश टू, तो EPS शुड भी कितना होना चाहिए 4, कंबाइंड अर्निंग डिवाइडेड बाय नंबर, तो यहाँ 4 आ जाएगा। दोनों की अर्निंग जुड़ जाएगी क्योंकि सामने वाली कंपनी को तो हमने खरीद, पर इस अर्निंग में से क्या माइनस करना पड़ेगा, इंटरेस्ट। जितना रुपए बोरो करोगे, मान लो बोरो x, उसका 15%, और उस पर आफ्टर टैक्स सेविंग होगा। लेकिन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर सिर्फ और सिर्फ ये वाला होगा, इसके नहीं आएगा क्योंकि हम शेयर के बदले में शेयर नहीं दे रहे हैं। और जब इसको सॉल्व करोगे, कर लेना, तो आंसर आ जाएगा 150।
इसका मतलब अगर हम 150 लाख रुपया सामने वाली कंपनी को देंगे, मैक्सिमम दे सकते 150 लाख, तो हमारा ईपीएस जो है वो मेंटेन रहेगा। दैट्स इट। अच्छा क्वेश्चन है और आपको एक बार देखना है सर। और एक क्वेश्चन, हाँ जी, ये वाला क्वेश्चन, ये बेहतरीन क्वेश्चन है बेटे और अच्छा क्वेश्चन है। बहुत धीरे धीरे करना, और पता नहीं आ गया तो पढ़ते। देखा, बैंक आर वाज एस्टैब्लिश्ड इन 2005। ठीक, और बैंकिंग इन इंडिया, बहुत अच्छी बात है। बैंक इज फेसिंग डू और डाई सिचुएशन। भाई क्या हो गया? ओहो, सीए लोगों का मेन चीज यहां पकड़ते हैं हम लोग। एनपीए बहुत ज्यादा है भाई, और कितना परसेंट? 40%, जबकि कम होना चाहिए। 40% एनपी। और कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, कार डिवाइडेड बाय CRAR, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो डिवाइडेड कैपिटल रिस्क वेटेड एसेट रेशियो, ऐसा कुछ बोल रहा है। कितना दिया है? 4%। कितना होना चाहिए, ज्यादा कि कम? सर पता नहीं सर। कैपिटल जितना रिस्की एसेट्स है, अगर मैं इसको रीड, जितना रिस्की एसेट्स है उससे ज़्यादा कैपिटल, जितना रिस्की एसेट्स है उससे ज़्यादा कैपिटल, मतलब सर ये ज़्यादा होना चाहिए। अगर आप इसको पढ़ने की कोशिश करोगे कि यार शेयर होल्डर को जो पैसा लगा है रिस्की एसेट से कितने गुना ज़्यादा लगा है, कितना परसेंटेज लगा है, परसेंटेज या तो परसेंटेज है, खैर वो बाद में समझेंगे। अभी तो एनपीए ज़्यादा, हमको इतनी बात समझ में। नेटवर्थ बहुत अच्छी नहीं है, शेयर जो है वो ट्रेड नहीं हो रहा है, और 8 रुपए के हिसाब से शेयर बिका था भाई, मतलब मार्केट प्राइस 8 रुपए। बैंक की हालत बिल्कुल खराब है। आरबीआई ने ऑडिट करके सजेस्ट किया कि या तो बैंक बंद कीजिए सर, या तो भाई दूसरी बैंक के साथ आप मर्ज कर लीजिए। ठीक है भाई, काश कोई बैंक मिले, और एक बैंक पी है जो प्रोफेशनली मैनेज बैंक है, गुड। और साहब एनपीए बहुत कम है, सिर्फ 5%। बताओ साहब, यहां एनपीए 40% था, यहां 5%, मतलब अच्छी है। और नेट एनपीए 0%। ठीक है सर, है क्या, ज्यादा डीप में नहीं जाना। कार 16%, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो 16%। इसका मतलब यार ये ज्यादा होना चाहिए तभी अच्छा। हाँ सही बात। और शेयर जो मार्केट में 128 रुपए के हिसाब से बिक रहे हैं, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ बैंक पी वाज सबमिटेड द बैलेंस शीट डिटेल ऑफ बोथ द बैंक्स आर एस फॉलोस। देखते क्या, चलो भाई दोनों बैंक की स्थिति देखते हैं। स्थिति ऐसी है, शेयर कैपिटल, ये कौन सी कंपनी है? वो बैंक पहली वाली, मतलब सर इसको मैं वेंडर कंपनी बोलूं और इसको बोलूं परचेसिंग कंपनी, उससे मुझे ना ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है। ये बैंक अच्छी है हर मामले में। पेड अप शेयर कैपिटल देख लीजिए, रिजर्व एंड सरप्लस देख लीजिए, डिपॉजिट्स ज़्यादा है, लायबिलिटी भी ज़्यादा होना, टोटल लायबिलिटी, कैश, इन्वेस्टमेंट, एडवांसेस वगैरह वगैरह दिया है। इट वॉज डिसाइडेड टू, तो बैंक पी आप खरीदने वाली हो, बैंक आर को तो डिसाइड किया हुआ कि बोले इश्यू किया जाएगा शेयर बुक वैल्यू, एट बुक वैल्यू ऑफ बैंक पी टू शेयर होल्डर ऑफ बैंक आर। ठीक, ऑल एसेट्स एंड लायबिलिटी आर टू बी टेकन ओवर एट बुक वैल्यू। बोले हम शेयर इश्यू करेंगे बुक वैल्यू पर, बुक वैल्यू पर, और वेंडर कंपनी की सारी एसेट्स और लायबिलिटी को टेकन ओवर कर लेंगे। ठीक है भाई। स्वैप रेशो कैसे, कितने शेयर के बदले में कितने शेयर, तो ये बताया। बोले द स्वैप रेशियो वेट असाइन टू डिफरेंट पैरामीटर, एनपीए के बेसिस पर, कार के बेसिस पे, एमपीएस के, और बुक वैल्यू। ये दोनों तो हमको मालूम था। ईपीएस के बेसिस पे नहीं इस बार, एनपीए बेसिस पे, कार बेसिस पे, ये सब बताया, और वेट इस तरह से। ठीक है ना, ऊपर वेंडर कंपनी, नीचे परचेसिंग कंपनी, हो गया। ठीक है। व्हाट इज द स्वैप रेशियो बेस्ड ऑन द अबव वेट, निकाल लेंगे। हाउ मेनी शेयर्स आर टू बी इश्यूड, वो भी हो जाएगा। हद हो गई, बैलेंस शीट बनाओ, देखेंगे। कैलकुलेट कार एंड ग्रॉस एनपीए परसेंटेज ऑफ पी। ओहो, तो चलो सबसे पहले ना आपको बहुत सारी चीज़ें लिखनी पड़ेगी इसमें।
क्योंकि दोनों कंपनी का एनपीए लिख देंगे, दोनों कंपनी का कार लिख देंगे, दोनों कंपनी का एमपीएस लिख देंगे, दोनों कंपनी का बुक वैल्यू लिख देंगे और फिर शेयर एक्सचेंज रेशियो निकालेंगे, फटाफट से निकल जाएगा। एनपीए तो दिया है 40%, 5%, कार भी दिया है, कैपिटल डिवाइडेड बाय ये फॉर्मूला होता है 4% और 16%। एमपीएस दिया है कि हाँ 8 रुपये में ट्रेड हो रहा है 128 रुपये में। नेटवर्थ तो दोनों को जोड़कर ले लेंगे, कोई बात ही नहीं है। नेटवर्थ कैसे निकलेगा, इन दोनों को जोड़ देंगे, 210 और 6000, तो नेटवर्थ भी निकल गया। नंबर ऑफ शेयर्स, तो यार जो 140 है ना, हम मान के चल रहे हो कि 10 रुपए का एक शेयर चल रहा है, तो 14, 14, 10 का एक शेयर, और यहाँ कितना जाएगा 50। मैं मान के चल रहा हूँ 10 रुपए का एक शेयर, इधर क्यों जाता, तो 14, 15, तो नेटवर्थ तो ये आ जाएगा बुक वैल्यू पर शेयर। अब मेरी बात समझना, हमेशा वेंडर कंपनी ऊपर, परचेसिंग कंपनी नीचे, स्वैप रेशियो निकालने के लिए। जैसे ये कौन सी कंपनी, ये है परचेसिंग कंपनी और ये है वेंडर कंपनी। बस एक बात सोच के बताना, सोचो बेटे, बुक वैल्यू पर शेयर क्या हमारी कंपनी का ज़्यादा है? हाँ। क्या हमारे लिए अच्छा? बोलो हाँ। हाँ सर अच्छा, गुड। मतलब ज़्यादा मतलब अच्छा, हाँ सर ज़्यादा मतलब अच्छा। एमपीएस क्या हमारी कंपनी का ज़्यादा है? बोलो हाँ। हाँ। बोलो अच्छा, हाँ सर अच्छा। क्या कार हमारी कंपनी का ज़्यादा है? हाँ। बोलो अच्छा, हाँ सर बहुत अच्छा, ज़्यादा मतलब अच्छा। एक समस्या है, वो है ग्रॉस एनपीए। एनपीए क्या हमारी कंपनी का कम है? बोलो हाँ। हाँ, और कम मतलब अच्छा, इट मीन्स यहाँ खेल है, बाकी तो ठीक है। और अगर मैं निकालूं स्वैप रेशो, अगर इसकी बात करो तो दिख रहा होगा वेंडर कंपनी डिवाइड, मतलब 8/128 कर सकते हैं, 8/128 ये आ गया। उसके बाद किसकी बात कर रहे हैं सर? 15/120, 15/120 तो ये आ गया, ठीक है। इसमें भी कोई कार की बात कर लो, 4/16, 4/16 ये भी आ गया। लेकिन यहाँ अगर मैं करूँ 40/5, 40/5, तो यार शेयर एक्सचेंज रेशो बोलो ज़्यादा आएगा? हाँ। हाँ बोलो एक बार हाँ। अगर फिर मान लो ये एनपीए 40% होता, 50% होता और 50/5 करता, तो क्या शेयर एक्सचेंज रेशो और भी ज़्यादा आता? हाँ। इसका मतलब यार क्या बेवकूफ़ी नहीं लग रही है? मतलब यार अगर सामने वाली कंपनी में एनपीए ज़्यादा रहेगा तो शेयर हम और ज़्यादा इश्यू करेंगे। हद हो गई। इट मीन्स जहां बात प्रॉफिट्स की आती है वहां वेंडर कंपनी डिवाइडेड बाय परचेसिंग कंपनी होता था, लेकिन जहां बात लॉस की आती है, लॉस ही है, तो फिर परचेसिंग कंपनी को 5 को ऊपर लेना पड़ेगा, 40 को नीचे लेना पड़ेगा। हाँ सर, बस आपको ये इस बात पर फोकस करना है। इट मीन्स आपके लिए जो काम की चीज़ रही सीखने के लिए इस क्वेश्चन में, वो थी ये बिल्कुल ध्यान से करना, इसमें गड़बड़ हो सकता। याद करो, आप एफिशिएंसी रेशियो निकालते थे कॉस्टिंग में, कहाँ याद होगा, छोड़ो ना, मैं यहाँ क्यों याद करवा रहा हूँ। ठीक है, तो इस पे फोकस करना। यहाँ हो जाएगा 5 बाय परचेसिंग बाय वेंडर। ठीक है, वेट दे देंगे, और वेट दे देंगे तो वेट के हिसाब से शेयर एक्सचेंज रेशियो निकल गया, और शेयर एक्सचेंज रेशियो कितना निकल गया?